इस बेचारे को जबरदस्ती एक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है, जहां उसे हर दिन मॉन्स्टर्स और गॉब्लिन से लड़ना पड़ता है सिर्फ जिंदा रहने के लिए। पर यहाँ भी उसके लिए कुछ नहीं बदलता, क्योंकि अपनी पुरानी जिंदगी में भी वो अकेला ही था। क्लास में कोई भी उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता था, क्योंकि वो किसी भी ग्रुप में फिट ही नहीं होता था। जहाँ एक गुंडों का ग्रुप था, दूसरा अश्लील लड़कियों का, तीसरा बॉडी बिल्डर्स का, चौथा नर्ड्स का और पांचवा सुशील लड़कियों का। वो बेचारा क्लास में बैठा परेशान हो रहा था कि ये लोग चैन से मुझे नॉवल भी नहीं पढ़ने देंगे। तभी अचानक से क्लासरूम के बीच में अजीब सी गोल्डन लाइट चमकने लगती है, जो कि चारों तरफ फैल रही थी। क्योंकि हारू ने सारी की सारी नॉवेल्स और मांगा पढ़ी हुई थी, उसे पता है कि यहाँ क्या होने वाला है। लेकिन दूसरी दुनिया में जाकर वो मेहनत नहीं करना चाहता, तो वो बस खड़ा होता है और क्लासरूम के बाहर जाने लगता है। और उस दरवाजे को ऐसे फेविक्विक से चिपकाया गया था कि चाहे वो जितने लात घूसे मार ले या जितना मर्जी जोर लगा ले, वो हिलता भी नहीं है। तो वो उस लाइट से बचने के लिए एयर डक्ट में ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन उसकी किस्मत फूटी हुई थी, क्योंकि लाइट वहां भी आ जाती है और उससे एक अजीबोगरीब जगह पर खींच लेती है। वो ढूंढने लगता है कि उसके बाकी के क्लासमेट्स है कहाँ, और उसे लगता है कि यहाँ कोई थुलथुला मोटा सा किंग आएगा जिसकी सेक्सी सी कुड़ी होगी, पर असल में वहाँ कोई आता ही नहीं। तभी वहाँ पे एक सड़क छाप बुढ़ा आता है, जो कि किसी वजह से उससे साइन लैंग्वेज में बात कर रहा था, पर किसी वजह से उसको सारी बातें समझ में आ जाती है। उसके सारे क्लासमेट्स उससे पहले समन हो गए। इसकी वजह से वो उससे अलग दुनिया में टेलीपोर्ट हुए हैं। अपने लिए एक स्पेशल स्किल चूज करने के बाद वो बुढ़ा उसे भी एक स्किल चूज करने को कहता है, पर 50 स्किल्स में से 43 तो पहले ही चूज किए जा चुके हैं, तो उसके लिए कोई भी भयंकर से ताकतवर स्किल बचते ही नहीं। अब बेचारे को इन सस्ते स्किल्स में से ही कोई चुनना होगा अगर वो सरवाइव करना चाहता है तो। पर उसका दिमाग खराब तब और हो जाता है जब वो देखता है कि एक जेलीफिश के पास उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर स्किल है। उन सस्ते स्किल्स को वो देखकर समझ जाता है कि इनसे तो वो एक दिन भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो वो उस भिखारी बुढ़े को इधर उधर हिलाने लगता है। सुन रहा है बुढ़े, मुझे बेहतर स्किल्स चाहिए, ये सब क्या है, ये क्या क्या बगार है। इतनी बकबक सुन के बुढ़े का दिमाग खराब हो जाता है। चुप कर बे गेंडू, इतनी सारी स्किल्स है ना, तू सारी ले जा यहाँ से। और वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है और बेचारे हारू को समझ नहीं आता कि आखिर वो यहाँ करेगा क्या। तभी उसे नीचे एक पाउच दिखता है और उसे उठाने के बाद उसे पता चलता है कि उसमें वो जितनी सारी चीजें चाहे रख सकता है, पर इसके बावजूद भी उसके अंदर सिर्फ नल्ली सी चीजें ही थी। इसके बाद वो अपने स्टेटस को चेक करना चाहता है, पर तभी अचानक से उसके हाथ में 2 डाइसेस आ जाते हैं। जब वो उन्हें रोल करता है, वो दोनों एम्पर आकर अटक जाते हैं। पर हारू को तो पता ही नहीं है कि इन सब का मतलब क्या है। पर स्टैट्स उसे कहते हैं कि वो इन सब को अपने एक सिंगल स्किल पर लगा दे। वो कंफ्यूज हो रखा था कि कहीं एम का मतलब माइनस है या मैक्सिमम है, तो वो मस्त जुआ खेलने की सोचता है और सारी चीजें लक पर लगा देता है। और ये देखकर वो शॉक हो जाता है कि उस एम का मतलब मैक्सिमम था और उसकी लक स्टैट्स मैक्सिमम हो रखे हैं। इसके बाद वो देखता है कि उस बुढ़े ने कौन कौन सी घटिया स्किल्स उसे दी हैं, जिनमें से कि एक लोनर है, जिसकी वजह से वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर पाएगा, यानी अपनी पुरानी लाइफ की तरह उसे यहाँ भी अकेला ही रहना होगा। पर दया के तौर पर उसने सर्विट्यूड नाम की स्किल दी है, जिससे वो एनिमल्स को टेम कर सकता है। तभी वो सोचने लगता है कि उसके बाकी के क्लासमेट्स है कहाँ। मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, मुझे तो वैसे भी अकेला ही रहना है। सबसे पहले मुझे अपना घर बनाना है। तो वो जंगल से गुजरने लगता है। पर तभी वो सोचता है कि क्या होगा अगर कोई मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर दे। तो वो फिर से अपने स्टैट स्क्रीन को खोलता है, जहाँ से वो मैजिक आइटम कॉन्टैक्ट लेंस को निकालता है, जिसकी मदद से उसे कई चीजों के स्टैट्स दिखने लगते हैं। इसके बाद उसे खाने वाले मशरूम्स मिलते हैं, जिन्हें वो बैग में डाल देता है और अपनी प्यास बुझाने के बाद वो फिर से अपने सफर पर निकल जाता है, जहाँ सामने उसे एक केव दिखता है। वो जाने से पहले प्रार्थना करता है, भगवान बस किसी मॉन्स्टर को अंदर मत रखना। और वो अंदर किसी यूजफुल चीज को ढूंढने के लिए निकल जाता है। पर अंधेरा होने की वजह से वो लालटेन और मैजिक टेंट निकालता है। और जब रात होती है, उसने उसी केव में अपना डेरा डाल लिया था, जहाँ वो अपने टेम्परेचर मैजिक से आग भी जला लेता है, जिससे कि केव से वाइल्ड एनिमल्स भी दूर रहेंगे। वो फिर से अपने स्टैट्स को चेक करता है, जहाँ उसे पता लगता है कि उसके कुछ स्किल्स अपग्रेड हो चुके हैं, पर वो उन्हें चेक करने के लिए कुछ ज्यादा ही थका था, तो वो सो जाता है। अगली सुबह वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ उठता है और उसे लगता है कि उसकी मॉन्स्टर रिपेलेंट टेक्निक सच में काम कर गई, क्योंकि वहाँ आसपास एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखा था और उसकी हड्डियां भी पूरी सही सलामत हैं। तभी उसे भूख लगने लगती है, तो वो फिर से आग लगाता है और अपने पैन में मशरूम्स को पकाने लगता है। खाने का स्वाद उसे बहुत पसंद आता है और वो सोच में पड़ जाता है कि क्या वो यहीं हट्टे कट्टे फार्मर की तरह रह सकता है। लेकिन हट्टा कट्टा होने के लिए उसके पास सही सामान नहीं था, तो वो बाहर जाकर कुछ हर्ब्स को ढूंढने लगता है। तभी उसे कुछ पीछे से आवाज आती है और वो देखता है कि वहाँ कुछ गॉब्लिन्स हैं, जिन्हें देखकर वो छुप जाता है। वो देखता है कि उन गॉब्लिन्स के स्टैट्स कुछ ज्यादा ही हाई है, पर वो किसी तरह हिम्मत जुटाता है और अपने मैजिक को एक्टिवेट करके एक गॉब्लिन पर हमला करता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर दूसरे गॉब्लिन की फट जाती है, लेकिन
लेकिन वो फिर भी उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन हारू उसके अटैक को डॉज कर लेता है और अपने मैजिकल अटैक से वो उस गॉब्लिन को भी हरा देता है। जिसके बाद वो अपना हाथ मुंह धोकर वापस से केव में पहुंच जाता है और गॉब्लिन को हराने की वजह से उसे एक वुडन क्लब भी मिल चुका है। और जब वो अपने स्टेटस को चेक करता है वो ये देखकर खुश हो जाता है कि उसका लेवल 2 हो चुका है। इसके बाद हम सीधा तीसरे दिन में पहुंच जाते हैं जहां रोज रोज मशरूम खाकर हारू का दिमाग खराब हो चुका है, तो वो खुद के ऊपर मैजिक इन्फ्यूजन का यूज करके बाहर फिर से कुछ खाने को ढूंढने निकल जाता है। लेकिन उसे बार बार मशरूम्स ही मिल रहे थे, पर तभी उसे याद आता है कि वो तो मैजिक की प्रैक्टिस करने निकला था। तो वो मैजिक इन्फ्यूजन का यूज करता है और वो देखता है कि उसकी छलांगे और उसकी स्पीड काफी तेज हो चुकी है और हारू इस नई ताकत का यूज करके कई सारे गॉब्लिन्स को फिर से हरा देता है, जिसकी वजह से उसका सर चढ़ जाता है। ऐसे तो मैं 3 गॉब्लिन्स को आराम से हरा सकता हूँ, और तभी उसके सामने 3 बॉडी बिल्डर गॉब्लिन्स आ जाते हैं जिन्हें देखकर वो डर जाता है। मुझे बाद में लड़ना चाहिए इनसे, पहले घर जाके और मैजिक चेक करता हूँ। जिसके बाद वो रात को अपने सारे मैजिक्स को चेक कर रहा था। इसके बाद हम सीधा डे 5 पर पहुंचते हैं जहाँ की हारू अपने एक ही हमले से गॉब्लिन्स को हरा सकता है। साथ ही उसे कई सारी चीजें भी मिली है जिनका यूज करके वो अपने बेस की फर्निशिंग पूरी करता है और अब उसका बेस थोड़ा बहुत चमकने लगा था। रात को उसे एक रैबिट दिखता है जिसका वो पीछा करते हुए उसे पकड़ लेता है। तभी उसकी प्रेजेंस स्किल एक्टिवेट हो जाती है और उसे पता लगता है कि उसके आसपास कोई है, और वो और कोई नहीं बल्कि उसके क्लास के गुंडे थे। हारू इन चिंदियों से भिड़ना नहीं चाहता था तो वो चुपके से वहां से जाने लगता है, पर दूसरी तरफ वहां क्लास की होज आ जाती है और यही नहीं एक एक करके वहां उसके क्लास के सारे ग्रुप्स पहुंच जाते हैं। हारू उनमें से किसी से भी मिलना नहीं चाहता था, पर तभी वो क्लास रैप के बारे में सोचने लगता है। मैं क्लास रैप को पहली ग्रेड से ही जानता हूँ, मुझे जाकर उसे हेलो तो कहना ही चाहिए। फिर वो खुद को रोक देता है और सोचता है कि नहीं, मैं इस दुनिया में बहुत ज्यादा अकेला और फ्री हूँ, मुझे फालतू में किसी की एक्सपेक्टेशंस और बंधन नहीं चाहिए, मैं अकेला ही ठीक हूँ। तो वो उन सभी से बचने के लिए झाड़ियों में छुप जाता है, पर उसके झाड़ियों में कूदने की आवाज एक बंदा सुन लेता है तो वो उसकी तरफ जाने लगता है। पर तभी एक खरगोश झाड़ियों से बाहर आता है तो उन्हें लगता है कि वो आवाज उसी की वजह से आई थी और वो वहां से जाने लगते हैं। हारू छुपकर उन सभी की बातें सुन रहा था जो कि अपने ही क्लास की लड़कियों के बारे में थोड़ी छिछोरी सी बातें कर रहे थे। हारू सोचता है कि अगर उन्होंने कुछ उल्टा सीधा किया तो क्लास रैप उन्हें संभाल लेंगी। तभी वो नोटिस करता है कि उन्होंने क्लास के एक नर्ड को पकड़ रखा है और वो उसे गूगल की तरह यूज कर रहे हैं अपनी स्किल्स के बारे में सब जानने के लिए। इसके कुछ देर बाद वो अपने बाकी के क्लासमेट्स के पास वहां से जाने लगते हैं, पर हारू उन सब से मतलब नहीं रखना चाहता तो वो वापस से अपने केव में चला जाता है जहां वो देखता है कि उसकी लोनर स्किल्स लेवल अप हो चुकी हैं क्योंकि उसने अपने क्लासमेट से ना मिलने का डिसाइड किया, पर अभी तक उसका लेवल सिर्फ 3 तक ही पहुंचा है और ये शायद उसकी मास्टर ऑफ नन स्किल की वजह से है, जिसकी वजह से वो किसी भी एक स्किल पर फोकस नहीं कर सकता। पर इसकी वजह से वो हर स्किल में थोड़ा थोड़ा अच्छा तो हो ही चुका है। इसके बाद वो सोने चला जाता है, पर बाहर से उसे लड़ने की आवाजें आ रही थी तो वो बाहर चेक करने पहुंच जाता है कि कौन शोर मचा रहा है, जहां उसे दिखता है कि उसके क्लास के चश्मिश और पढ़ाकू लोग गॉब्लिन से लड़ रहे हैं। हारू उन सभी की मदद करने की सोचता है, पर वो देखता है कि उन सभी के लेवल्स कुछ ज्यादा ही हाई हैं। इन सभी की स्किल्स तो मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी हैं और वैसे भी मेरे क्लास के सभी बच्चे मुझसे ज्यादा टैलेंटेड थे, इन्हें मेरी मदद की क्या ही जरूरत पड़ेगी। वो वहां से जा ही रहा था तभी वो देखता है कि कुछ गॉब्लिन्स उनके ऊपर पीछे से हमला करने आते हैं और वो याद करता है कि नर्ड्स ने कई बार क्लास में उसकी मदद की है तो वो भी उन्हें बचाने के लिए पहुंच जाता है। उनकी कुटाई करने के बाद हारुका उनसे कहता है, क्या हाल है बे पढ़ाकुओं। वो सभी हारू को देखकर हैरान हो जाते हैं और उनकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद हारू उन सभी लोगों को अपनी केव के अंदर ले जाता है जहाँ की उसकी फर्निशिंग को देखकर वो सभी बड़े इंप्रेस हो जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या उसने ये सारी चीजें अकेले ही बनाई हैं। हाँ, ये मैंने अकेले ही बनाया है और मैं अकेला ही रहता हूँ यहाँ। ये सुन के वो सभी हैरान हो जाते हैं। हारुका उनसे पूछते हैं कि बाकी लोग कहाँ हैं। ये सुन के सभी लोग चुप हो जाते हैं और चश्मिश उसे बताता है कि वो सभी भाग रहे हैं। जब उन सभी को यहाँ टेलीपोर्ट किया गया था सारे स्टूडेंट्स शॉक में थे, पर नर्ड्स को तुरंत ही पता लग गया था कि वो कहाँ है और क्या करना है और सारी की सारी लड़कियां रोने में बिजी थी। क्लास रैप सभी को शांत कराने की कोशिश कर रही थी और तभी गुंडे देखते हैं कि सारे के सारे नर्ड्स तो जरा भी डरे नहीं हैं और वो उन्हें मारने की धमकी देते हैं अगर उन्होंने सारी चीजें उन्हें नहीं बताई तो। पर इससे पहले कि वो कुछ कर सकते उनके सामने बहुत सारे गॉब्लिन्स आ जाते हैं। उन्हें देखकर सारी लड़कियां रोने लग जाती हैं, यहाँ तक कि गुंडे भी डर के मारे जमीन पर गिर जाते हैं। पर वो सारे के सारे नर्ड्स इसी समय का तो इंतजार कर रहे थे और वो सभी अपनी अपनी स्किल्स का यूज करके उन गॉब्लिन्स को हरा देते हैं, जिसमें क्लास के बॉडी बिल्डर्स ने भी उनकी मदद की थी। इसके बाद क्लास रैप उन सभी को लेकर एक सेफ जगह पर आ जाती है जहाँ की सभी नर्ड्स बाकी स्टूडेंट्स की मदद कर रहे थे कि एक इसेकाई दुनिया में रहा कैसे जाता है और क्लास रैप सभी बच्चों में
उनके काम बांट देती है और सभी लोग अपना अपना काम बड़े ही मजे से कर रहे थे। पर तभी कुछ बदचलन लड़कियां खड़ी होती हैं और कहती हैं कि हम ये काम क्यों करें, और वहां से चल देती हैं। क्लास रैप उन्हें रोकने लगती है पर कोई भी उसकी नहीं सुनता और भेड़ चाल की वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स वहां से चले जाते हैं। ये देखकर क्लास रैप घबरा जाती है क्योंकि यहाँ पर कुछ नर्ड्स और बच्चे ही बचे हैं जो कि काम कर रहे हैं और गुंडे तो बस आराम करने में व्यस्त हैं। आगे वो नर्ड्स कुछ बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी स्किल्स को बढ़ाना ही पड़ेगा। और हम रात को देखते हैं कि वो सभी गुंडे अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए गॉब्लिन्स को मार रहे थे। छुपकर उनकी बातें नर्ड्स भी सुन लेते हैं और उन्हें पता लगता है कि वो अपनी ताकत से यहाँ हरम बनाने की सोच रहे हैं और वो ये सारी बातें जाकर क्लास रैप को बताते हैं। तो क्लास रैप भी डिसाइड करती है कि वो अपनी स्किल्स को लेवल अप करेगी। वहीं कुछ दिनों बाद उन डैश के बालों ने पपटेर और चार्म को यूज करना सीख लिया था और वो बड़े ही खुश दिख रहे थे। तभी वहाँ पर क्लास रैप पहुंच जाती है जिसे देखकर वो बड़े खुश होते हैं क्योंकि वो उस पर अपनी स्किल का यूज करके उसका फायदा उठाना चाहते थे। पर तभी वहाँ पर नर्ड्स आ जाते हैं और वो उन छपरियों पर हमला कर कर उन्हें हरा देते हैं। वो अपने सील स्किल का यूज करके उनके चार्म और पपटेर स्किल को सील कर देते हैं। वहीं उनके प्लान के एक्सपोज होने की वजह से सभी छपरियों को कैंप से निकाल दिया जाता है, लेकिन वो सभी लेवल अप करके कैंप पर हमला करने के लिए वापस आ जाते हैं और वो लोगों पर हमला करते हुए सभी के टेंट्स में आग लगा देते हैं और तबाही मचाने के बाद वो वहां से चले जाते हैं पर वार्निंग देकर कि वो दोबारा वापस जरूर आएंगे। अपने इतने दिनों की मेहनत को बर्बाद होता हुआ देखकर वो सभी बड़े दुखी होते हैं और नर्ड्स खुद को कोस रहे थे कि उन्हें बेहतर करना चाहिए था, पर सभी के सभी नमक हराम लड़कियों और छोरे उन्हें ही ब्लेम करने लगते हैं कि ये सारी चीजें उन्हीं की वजह से हुई है। क्लास रैप सभी को समझाने की कोशिश करती है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, पर कोई समझने को तैयार होता ही नहीं और नर्ड्स इतनी बेइज्जती नहीं सह सकते थे और वो वहां से चले जाते हैं। और इसी घटना के बाद वो लोग हारुका से मिले। ये सब सुन के हारू उन्हें गले लगा लेता है। मेरे बच्चों, तुम लोगों ने कितना सहन किया, ये लो ठूस ठूस के खाओ। और केव के अंदर उनकी मशरूम पार्टी शुरू हो जाती है और वो सोचने लगता है कि अकेले ना रहने में भी काफी मजा आता है। सुबह सभी नर्ड्स वहां से जाने लगते हैं और हारू उनसे कहता है अच्छे से जाना और ध्यान रखना क्लासमेट्स तुम्हें मार ना दे। वो सभी टाउन में जाकर अपने एडवेंचरर के सफर को शुरू करना चाहते थे और वो हारुका को भी अपने साथ बुलाते हैं, पर हारुका मना कर देता है। जिसके बाद वो अपने बाकी के क्लासमेट्स का हालचाल देखने वहां से जाने लगता है, पर तभी उसके ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है जिसे किसी तरह वो हरा कर वहां से आगे बढ़ जाता है। जब रात हो जाती है वो अपने क्लासमेट्स के कैंपिंग एरिया में पहुंचता है, पर वहां कोई भी नहीं था। तो वो अपनी स्किल का यूज करता है जिससे वो उनके फुटप्रिंट्स देख सकता है और जब वो उनका पीछा करता है उसके सामने क्लास की लड़कियां आ जाती हैं। उन्हें देखकर वो डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। लड़कियां उसे रोकने लगती हैं पर वो नहीं रुकता, पर जब एक लड़की उससे कहती है कि प्लीज रुक जाओ, वो यहाँ पिघल जाता है। वो उससे कहती है कि तुम उन नर्ड्स के दोस्त हो ना, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं क्योंकि अब उनकी अकल ठिकाने आ चुकी है और अब वो उनसे माफी मांगना चाहती है। ये सुन के हारू हैरान हो जाता है क्योंकि अगर ये असल दुनिया होती तो वो नर्ड्स से तो कतई माफी नहीं मांगती। जिसके बाद वो लड़कियां रोने लगती है क्योंकि वो नर्ड्स के बिना तो कभी यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। हारू कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ चल क्या रहा है और जब वो अपने स्टैट्स को चेक करता है वो देखता है कि उसकी सब्जुगेशन स्किल की वजह से वो तीनों लड़कियां उसकी स्लेव बन चुकी हैं। वो हारू को पपीज की तरह फॉलो करने लगती हैं और जिस मॉन्स्टर को भी वो मारता है वो उसके ऊपर अटैक कर देती हैं। वो देखता है कि एक लड़की को चोट आ चुकी है तो वो उसे हीलिंग पोशन देता है, पर वो गधी उसके ऊपर वो फेंक देती है। इसके बाद वो उन सभी से परेशान होकर सोच रहा था कि वो स्किल को डीएक्टिवेट कर देगा। तभी वहां पर क्लास रैप पहुंच जाती है, पर वो इतना ज्यादा सोचने में व्यस्त था कि वो उस पर ध्यान ही नहीं देता। तो वो जोर से उसके कान के पास चिल्लाती है, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी वो उससे पूछती है कि वो इतनी सारी लड़कियों के साथ अकेले रात को कर क्या रहा है। अरे बाप रे, मैं इसे क्या बताऊं, ये मेरी स्लेव बन चुकी है। क्या तुमने इतनी स्लेव्स बना लिया इन्हें? हाँ माफ करना, वो गलती से हो गया। वहीं ये सुनकर बाकी सारी लड़कियां उसे शक की निगाहों से देखने लगती हैं। ये देखकर हारुका डर जाता है। अच्छा मैं चलता हूँ, अलविदा। तभी सारी लड़कियां उसे रोक देती हैं। क्लास रैप शिमिजाकी के पास जाती है और उसे हिला के पूछती है कि उसे क्या हुआ। शिमिजाकी कहती है कि वो होश में है। वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, क्या हारुका ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? चलो तुम ये सब उससे सवाल पूछो, मैं चलता हूँ। लेकिन क्लास रैप उसे डांट लगाकर वहीं पर बिठा देती है। जिसके बाद शिमिजाकी सभी को बता देती है कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। वहीं हारू बैठा बैठा बोर हो रहा था। अरे यार, बोर करके रखा इन्होंने। एक सेकेंड, क्या मैं बेसमेंट बना सकता हूँ? और वो अपने मैजिक को ट्राई करने लगता है, पर तभी वहाँ पर धमाका होता है और वो जमीन के अंदर घुस जाता है। तो क्लास रैप उसे बाहर निकालती है और कहती है कि शिमिजाकी ने उन्हें सारी बातें बता दी हैं कि वो असल में उन सभी की मदद करने यहाँ आया था। है, मैंने तो ये सब बोला ही नहीं था। चलो ठीक है, क्या अब मैं अपने घर वापस जा सकता हूँ? क्लास रैप के पूछने पर वो बताता है कि उसने अपना घर बनाया है, वो वहीं जाना चाहता है। ये सुनकर सारी लड़कियां
लड़कियां इम्प्रेस हो जाती हैं और वो सभी बैठकर मीटिंग करने लगती हैं। क्लास रेप उससे पूछती है कि उसके घर में कितने लोग आ सकते हैं। शायद 240 या उससे ज्यादा। मेरे घर में मैट है, फर्नीचर है और बहुत कुछ। ये सुन के क्लास रेप शॉक हो जाती है। तुम इतने टाइम से मैंशन में रह रहे हो, हम तो अभी तक छोटे से टेंट में रह रहे थे। वहीं हारू का एक गेस्ट रूम भी बना रहा था, पर वो सोचता है कि बेहतर यही होगा कि वो उन्हें ना बताए। जिसके बाद क्लास रेप शर्माते हुए उससे पूछती है कि क्या सारी लड़कियां आज रात के लिए उसके घर में रह सकती हैं। ये सुन के हारू शॉक हो जाता है। बाप रे, हाई स्कूल की लड़कियां, वो भी इतनी सारी, वो भी मेरे कमरे में। ये सब सोच के उसके दिमाग में अच्छे अच्छे से ख्याल आने लगते हैं। जिसके बाद हारू उन सभी लोगों को अपने घर की तरफ ले जाता है। घर पहुंचने पर वो सारी लड़कियां काफी ज्यादा थक चुकी थी, क्योंकि हारू का कुछ ज्यादा ही तेजी से चलता हुआ आ रहा था। हारू का उन सभी का स्वागत करता है और सारी लड़कियां उसके बड़े से बंगले को देखकर उसके साथ शादी करने के बारे में सोचने लगती हैं। हारू का उन सभी को बताने लगता है कि इधर किचन है, उधर रेस्ट रूम है, पर कोई उसकी सुनता ही नहीं और सभी कपड़े खोलकर सीधा नहाने पहुंच जाती हैं। और बेचारा हारू उन सभी को ऐसे देखकर शर्मा जाता है। शर्म से उसकी हालत इतनी बुरी हो जाती है कि वो बाहर जाकर टेंट में रहने लगता है ताकि वो खुद को कंट्रोल कर सके। तभी वहाँ पर क्लास रेप आती है और सभी लड़कियों को बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि सभी नर्ड्स और सभी लड़के उन्हें बोझ समझकर उन्हें छोड़कर चले गए थे, जो कि वो हैं। पर हारू की वजह से उन सब की बहुत मदद हो गई। वहीं क्लास रेप थोड़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि क्लास रेप के तौर पर उसे ही सब कुछ करना चाहिए था, पर वो यहाँ आकर बिल्कुल ही यूजलेस फील कर रही है। पर हारू उसे समझाता है कि वो सब तो हट्टे कट्टे मुंशटंडे थे और बाकी दूसरे वाले तो नर्ड्स थे। तुम्हें इन सब की नॉलेज कहाँ है? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सुन के क्लास रेप थोड़ी खुश हो जाती है और उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। आगे हम सारी लड़कियों को सोता हुआ देखते हैं और हारू उन सभी को सोता हुआ इमेजिन कर रहा था और मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है, एक लड़की उसके सामने ही बैठी थी जो उससे कहती है कि खाना बन चुका है, उठ जाओ। हारू को समझ नहीं आता कि यहाँ हो क्या रहा है और वो कहता है कि वो थोड़ा और सोना चाहता है, पर तभी वो लड़की उसके करीब आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो उठना नहीं चाहता। तुम तो मेरे ऊपर हो यार, मैं उठूं कैसे? और वो शर्माता हुआ पूछता है कि ब्रेकफास्ट में है क्या? वो लड़की बताती है कि मशरूम और फिश है। फिश का नाम सुन के वो बड़ा ही खुश हो जाता है और जब वो फिश को खाता है उसकी खुशी के मारे आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। क्लास रेप ये देखकर हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसने अभी तक फिश नहीं खाई थी। हारू उसे बताता है कि जब भी वो उसे पकड़ने लगता है वो उसके हाथ से ही फिसल जाती है। तो एक लड़की उसे बताती है कि वो मछलियों को पानी में बिजली डालकर पकड़ा करती थी। ये सब देखकर हारू इम्प्रेस हो जाता है और वो इस टेक्निक को दोबारा से देखना चाहता है। तो वो लड़की फिर से अपनी इलेक्ट्रिक मैजिक का यूज करती है, पर तभी हारू अपने पैकिंग स्किल का यूज करता है और उसके मैजिक को एक बॉक्स में सील कर देता है और अब इसका यूज करके वो भी मछलियों को पकड़ने लगता है। जिसके बाद हारू का अपने स्टेटस स्क्रीन में देखता है कि उसे लाइटनिंग मैजिक भी मिल चुका है। ये देखकर सारी लड़कियां हैरान हो जाती हैं। तो हारू उन्हें बताता है कि वो अपनी पैकिंग स्किल का यूज करके किसी भी एलिमेंटल मैजिक को सीख सकता है। आगे सारी लड़कियां पानी में खेलने लगती हैं और हारू क्लास रेप से पूछता है कि क्या उन लोगों ने डिसाइड किया कि इसके बाद वो कहाँ जाने वाली हैं। क्लास रेप बताती है कि वो टाउन में जाने वाले हैं और कुछ लड़कियां नर्ड्स को ढूंढना चाहती हैं, क्योंकि जैसा वो 100 बार पहले कह चुकी हैं, वो उनसे माफी मांगना चाहती हैं। आगे क्लास रेप कहती है कि वो टाउन में जाने से पहले थोड़ा लेवल अप करना चाहती है, तो हारुका उनकी मदद करने का डिसाइड करता है। इसके बाद सभी लड़कियों को वो एक जगह इकट्ठा करता है और उनसे उनके लेवल बताने को कहता है। वो एक एक करके अपना लेवल्स बताने लगती हैं, जिनमें से किसी का 16, 17, 18, 20 चल रहा था। ये सब सुन के वो बेचारा डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि लोएस्ट लेवल लड़कियों के बीच 16 है और वो तो 7 लेवल पर अटका पड़ा है। तभी उसके पीछे 3 कोबोल्ड्स आ जाते हैं और वो लड़कियों से कहता है कि इनका लेवल बहुत ज्यादा कम है, तो शुरुआत के लिए तुम इन्हें हराओगी। लड़कियों को भी लगता है कि वो इन सबको तो आराम से पीट देंगी, पर जब उनकी लड़ाई खत्म होती है, कोबोल्ड्स ने उन सभी लड़कियों की कुटाई कर दी थी। इसके बाद वो सभी लड़कियां हारुका के टेंट में पहुंच जाती हैं और बात कर रही थी कि वो भला कोबोल्ड्स को कैसे हराएंगे। वहीं हारू सोच में पड़ा था कि ये सब मेरे टेंट में क्या कर रही है। इसके बाद वो अपना प्लान बनाकर फिर से कोबोल्ड्स से लड़ने निकल जाती है। तभी सुबह वाली लड़की वापस से आती है और वो उससे माफी मांगते हुए कहती है कि वो तो बस उसका टेस्ट ले रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं हारू भी उन गुंडों की तरह उनका फायदा उठाने की ना सोचे। वहीं वो लड़कियां जब फिर से कोबोल्ड से लड़ने जा रही थी, वहाँ क्लास रेप आती है और उनसे कहती है कि उन्हें लड़ने से पहले ट्रेनिंग करनी होगी। जिसके बाद वो उन सभी लड़कियों की ट्रेनिंग कराना शुरू कर देती है और अब वो अपने रीमैच के लिए तैयार हो चुकी है। पर वो लड़ना नहीं चाहती थी, तो कुछ थके हारे होने का बहाना लगाती है और कुछ कहती है कि उनका पेट खराब चल रहा है। तभी एक कोबोल्ड एक लड़की के ऊपर हमला कर देता है। तभी बैगन आकर उस लड़की को बचा लेती है। जिसके बाद शिमिजाकी का ग्रुप भी वहाँ पहुंच जाता है और वो सभी मिलकर कोबोल्ड्स को हरा देते हैं और वो उन कोबोल्ड्स को हराकर बड़ा ही खुश होती है और हारू भी चैन की सांस लेता है। अब फाइनली ये लोग यहाँ से चले जाएंगे और मैं अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर पाऊंगा। तभी क्लास रेप वहाँ आती है। वो उसकी मदद के लिए
लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। अब हम फाइनली तुम्हारे साथ टाउन में जा सकते हैं। मैंने कब कहा मैं टाउन में जा रहा हूँ, तुम्हें चलना ही होगा। और हारू बेचारा फिर से फंस जाता है। इसके बाद सभी लोग अपनी पैकिंग शुरू कर देते हैं और टाउन में जाने के लिए वो सब तैयार हैं। दूसरी तरफ रात को हम एक लड़के को देखते हैं जो कि किसी चीज से डर कर भाग रहा था, पर इसी दौरान उसका पैर फिसल जाता है और तभी वो बंदा उसके पास पहुंच जाता है जो कि उसका पीछा कर रहा था। वो लड़का उससे कहने लगता है, प्लीज मुझे मत मारो, मेरे पास वैसी स्किल्स नहीं है। लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता और उसका गला दबाने लगता है और उसकी जान लेने के बाद वो स्माइल करता हुआ वहां से चला जाता है। इसके बाद हम हारू को उन सभी लड़कियों के साथ जंगल से गुजरता हुआ देखते हैं, पर तभी उनके सामने एक ऑर्क आ जाता है। सारी लड़कियां डर के मारे पेड़ के पीछे छुप जाती हैं। वहीं हारू लंबा चौड़ा भाषण देता है कि अब वो उन्हें दिखाएगा कि आखिर लड़ा कैसे जाता है, पर जब ऑर्क उसके ऊपर हमला करता है वो वहां से गायब हो जाता है। वहीं हारू एक पेड़ के पीछे छुपकर उस ऑर्क की मंदबुद्धि पर हंस रहा था। वो याद करता है कि नर्ड्स ने उसे बताया था कि फिजिकल अटैक्स के सामने ऑर्क बड़े मजबूत होते हैं, पर मैजिक से उन्हें हराया जा सकता है। तो वो अपने स्टेटस स्क्रीन को चेक करता है जहाँ की उसे ग्रैंड मैजिक दिखता है, जिसमें कि फायर, वाटर, अर्थ और विंड मैजिक होते हैं, और इसमें सिर्फ उसके पास फायर मैजिक नहीं था। पर तभी ऑर्क उसे ढूंढ लेता है। वो फिर से अपने क्लब से उसके ऊपर हमला करता है, पर हारू उसके सभी हमलों को बड़ी आसानी से डॉज करता रहता है। वो उसके टकले पर लकड़ी मारता है और कहता है कि शांत हो जा बे सांड, पर शांत होने की जगह ऑर्क वहीं पर टपक जाता है। ये देखकर हारुका के साथ सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि फिजिकल अटैक्स तो उसके ऊपर काम ही नहीं करने चाहिए थे। इसके बाद आगे जाकर उन्हें एक और ऑर्क दिखता है, तो इस बार वो अपने टेम्परेचर स्किल का यूज करता है और फायर मैजिक से उसके ऊपर हमला कर देता है। और इस बार भी उसका एक ही हमला काफी था उस बड़े से ऑर्क को हराने में। और अब लड़कियां उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं, क्योंकि वो घंटा कुछ नहीं सीखने वाली अगर वो ऐसे ही एक एक हमले में उन्हें हराता चला गया तो। इसके बाद रात हो जाती है, जहाँ की सारी लड़कियां डिनर कर रही हैं और हारुका कैंप के चारों तरफ ट्रैप्स बना रहा है। इसके बाद वो मैप को देख रहा था जो कि उसे अप्रेजल स्किल से मिली थी। वो सोच ही रहा था कि उन्हें किस रास्ते से जाना चाहिए, तभी उसकी प्रेजेंस स्किल एक्टिवेट होती है और उसे सेंस होता है कि कोई आसपास है। और जब वो चेक करने जाता है वो देखता है कि वहाँ वही गुंडे आ रखे हैं, पर पास जाने पर वो देखता है कि वो तो सारे जॉक्स हैं। हारू उनसे पूछता है कि क्या वो भी लड़कियों के पीछे आया है, पर वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो हारू को ढूंढते हुए आए हैं। तो वो उनसे पूछता है कि क्या अब उनका इंटरेस्ट लड़कों में हो चुका है, जो सुनकर वो सभी चिढ़ जाते हैं। वो बताते हैं कि वो हारुका को इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि उन्हें एक हाई जैक स्किल के बारे में पता चला है, जो कि चार्म या पपेटियर से भी बहुत बुरा है और इसीलिए वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। इसके बाद वो हारुका से कहते हैं कि वो उनके बदले क्लास रैप से माफी मांग लें, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। पर क्लास रैप ये सारी बातें छुपकर सुन लेती है। अगले दिन हारू सभी को बताता है कि वो जंगल में वापस जा रहे हैं, तो उन्हें तैयार हो जाना चाहिए। इसके बाद क्लास रैप हारू को साइड में लेकर जाती है और पूछती है कि वो जॉक्स उससे क्या कहना चाहते थे। हारू उससे कहता है कि वो बस उनसे माफी मांगना चाहते थे। आगे क्लास रैप उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो अजीब तरीके से बिहेव करने लगती है। तो हारू समझ जाता है कि क्या चक्कर है और वो कहता है कि उसे पता है कि क्लास रैप के पास हाई जैक स्किल है। क्लास रैप हैरान हो जाती है कि उसे कैसे पता चल गया। हारू कहता है कि पहली बार देखते ही उसे पता लग गया था, वो जॉक्स तो बिल्कुल ही गधे हैं जो अभी तक उन्हें नहीं पता लगा। क्लास रैप कहती है कि हाई जैक दूसरे की जान लेकर उसकी सभी स्किल्स को चुरा सकता है, पर ये सब जानकर भी उसने उसकी मदद क्यों की और वो डर क्यों नहीं रहा। हारू कहता है कि डरने की कोई वजह है ही नहीं और नर्ड्स भी सिर्फ चार्म और पपेटियर स्किल के पीछे इसलिए पड़े थे क्योंकि उन्हें पता है कि हाई जैक स्किल क्लास रैप के हाथों में सेफ है। इसके बाद वो अपने सफर पर निकल जाते हैं। सामने हारू को एक रिवर दिखता है और वो यहाँ पर कुछ ट्राई करना चाहता था, तो वो सभी को यहीं पर रुकने को कहता है, तब तक वो एरिया को स्काउट करेगा। क्लास रैप उसके साथ जाना चाहती है, पर वो उसे कहता है कि वो यहीं पर नजर रखे और वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। थोड़ी दूर आने के बाद वो अपने मैजिक इन्फ्यूजन का यूज करता है और अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ विंड मैजिक से खुद को लाइट बना लेता है और निंजा की तरह पेड़ों पे फुदकता हुआ आगे जाने लगता है। पर अपनी एक्साइटमेंट में वो कुछ ज्यादा ही ऊपर कूद जाता है, जहाँ से वो सीधा जमीन पर गिरता है और वो सिर्फ अपने मैजिक रैप स्किल की वजह से ही जिंदा बचा था। रात को वो टूटी फूटी हालत में वापस से कैंप में पहुंचता है। क्लास रैप उससे पूछती है कि भला स्काउटिंग करते वक्त वो ऐसा कैसे लग रहा है कि जैसे उसकी किसी ने कुटाई की हो। हारू उसे बताता है कि वो एक्साइटमेंट में कुछ ज्यादा ही ऊपर कूद गया था, फिर डायरेक्ट नीचे गिरा। उसकी बकलोली के लिए क्लास रैप उस पर चिल्लाती है। उसे शांत करने के लिए वो उसे बैरीज ऑफर करता है, पर क्लास रैप गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वहीं उसकी स्काउटिंग की वजह से वो अगले दिन काफी दूर तक चल लेते हैं, पर रास्ते में उन्हें काफी सारी मजेदार और डरावनी चीजों से गुजरना पड़ता है और कुछ दूर और ट्रैवल करने के बाद वो आखिरकार जंगल से बाहर आ जाते हैं। ये देखकर सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं, पर अब हारू और ज्यादा चौकन्ना हो जाता है क्योंकि अब खुले मैदान में उनके पास छुपने की कोई और जगह नहीं है। तो वो अपनी
स्टेटस स्क्रीन ओपन करता है जहाँ की उसे एयरवॉक स्किल दिखती है, जिसकी मदद से वो हवा में ही चलने लगता है, जो देख के क्लास रैप हैरान हो जाती है। ऊपर जाने के बाद हारू देखता है कि कुछ लोगों पर मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है। नीचे उतरकर वो इस बारे में क्लास रैप को बताता है। क्लास रैप उनकी मदद करना चाहती है, पर हारू कहता है कि अगर मॉन्स्टर उन पर हमला कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छे इंसान है। पर क्लास रैप कहती है कि अगर वो बुरे इंसान है तो वो हैंडल कर लेंगे, लेकिन अगर वो अच्छे हैं तो वो उनकी मदद करना चाहती है। हारू को पता था कि वो कुछ ऐसा बोलेगी, तो वो खुद उनकी मदद करने जाने लगता है। तो वो पहले मैजिक इन्फ्यूजन का यूज करके खुद को स्ट्रॉन्ग बनाता है और अपनी बॉडी को लाइट वेट कर लेता है, जिसके बाद वो विंड मैजिक का यूज करता है ताकि वो खुद को लॉन्च कर सके। पर उसके इस विंड में क्लास रैप भी फंस जाती है। वहीं वो हवा में सोच रहा था कि वो स्किल से तो कहीं भी जा सकता है, तभी उसका ध्यान क्लास रैप पे जाता है जो कि उसके पीछे लटकी हुई है। क्लास रैप उससे कहती है कि वो वहां पहुंच चुके हैं, अब उसे रुकना चाहिए। पर तभी हारुका उसे बताता है कि उसे रुकना नहीं आता और वो वहां सीधा क्रैश लैंडिंग करते हैं और उन्होंने गलती से ही उन सभी को बचा लिया था। और वहां सारे मॉन्स्टर्स ढेर होके पड़े हुए हैं। हारुका उनसे पूछता है कि क्या वो लोग ठीक हैं? ये सवाल तो हमें तुमसे पूछना चाहिए, पर हमें बचाने के लिए धन्यवाद। इसके बाद वो सभी खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और हारू उनसे पूछता है कि भला मॉन्स्टर्स उनके ऊपर हमला क्यों कर रहे थे। वो उन्हें बताते हैं कि ये मॉन्स्टर्स मर्चेंट्स पर हमला कर रहे थे। तो एडवेंचरर्स गिल्ड में ये क्वेस्ट थी कि वो इन सभी को ठिकाने लगाएं, पर जितना उन्होंने सोचा था उससे ये मॉन्स्टर्स कहीं ज्यादा ताकतवर निकले। तो जब तक हारू लड़कियों का इंतजार कर रहा था, वो उन सभी को मशरूम ऑफर करता है जो कि असल में स्टैमिना कैप्स हैं, और उन्हें यकीन नहीं होता कि हारू इतने रेयर मशरूम्स को उन्हें ऐसे ही दे रहा है। पर बेचारे हारू को पता ही नहीं था कि ये मशरूम्स रेयर हैं। थोड़ी देर में क्लास रैप को भी होश आ जाता है और बाकी की लड़कियां भी वहां पहुंच जाती हैं और वो एक असली एल्फ और नाइट को देखकर उनसे चिपकने लगती हैं। इसके बाद वो सभी एडवेंचरर्स हारू की पलटन को टाउन की तरफ गाइड करने लगती हैं। कुछ देर में वो टाउन के पास पहुंच जाते हैं तो सारी लड़कियां दौड़ती हुई वहां जाने लगती हैं और एक साथ टाउन के गेट के अंदर जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ सारे छपरी अपने लेवल्स को बढ़ा रहे हैं और अब वो फाइनली तैयार हैं उन सभी लड़कियों को अपने हैरम में डालने के लिए। पर तनाका उनसे कहता है कि उन्हें पहले नर्ड्स के ग्रुप को अटैक करना चाहिए, क्योंकि वो उनके साथ जबरदस्ती कर सकते हैं ताकि वो अपने पपेटियर और चार्म स्किल को अनलॉक करवा सके। ये आइडिया उन सभी को बहुत पसंद आता है, पर उन्हें नहीं पता था कि जॉक्स इन सारी चीजों को छुपकर सुन रहे हैं। टाउन में पहुंचते ही सभी लड़कियां बड़ी खुश होती हैं और सारे नजारे को एंजॉय करने लगती हैं। वहीं हारू बिल्कुल साइड में हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब तो वो अपने घर वापस जा सकता है। पर तभी क्लास रैप सभी लड़कियों को सीटी बजाकर इकट्ठा करती है और सभी को याद दिलाती है कि उनके पास पैसे नहीं है। सबसे पहले वो एडवेंचरर्स गिल्ड में जाएंगे और अपने सारे लूट को बेचेंगे, जिसके बाद वो गिल्ड में रजिस्टर करेंगे और फिर रेस्ट करने के लिए मस्त सा होटल ढूंढेंगे और इस दौरान वो नर्ड्स के बारे में भी पता करेंगे। इसके बाद वो सभी एडवेंचरर्स गिल्ड में पहुंच जाते हैं, जो कि देखने में कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा था और अंदर के लोग तो और भी ज्यादा भयानक दिख रहे थे। तभी ऑफ्टियर उससे कहता है कि गिल्ड मास्टर उसे बुला रहा है। तो वो लड़कियों से कहता है कि वो रजिस्टर करें और खुद उससे मिलने के लिए चला जाता है। गिल्ड मास्टर को देखकर वो घबरा जाता है, पर असल में वो बस उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था ऑफ्टियर और उसके साथियों को बचाने के लिए। इसके बाद हारू जेम स्टोन्स को बेचने जाता है, पर इतने सारे स्टोन्स को देखकर वो डर जाती है। वो और ज्यादा स्टोन्स निकालने वाला था, पर वो लड़की कहती है कि इतना बहुत है, इतने तो पैसे भी नहीं है उनके पास, तो वो कल आकर इनके बदले पैसे ले जा सकता है। दूसरी तरफ सभी लड़कियों ने एडवेंचरर्स की तरह खुद को रजिस्टर कर लिया है और अब उसकी बारी है। वो थोड़ी अक्कड़ के साथ अंदर जाता है, पर जब वो लड़की उसे असेस करती है, वो कहती है कि वो एक एडवेंचरर बनने के लिए बहुत ज्यादा कमजोर है। उसे रजिस्टर करने के लिए भी 10 लेवल का होना होगा और उसके बाद भी वो इतना कमजोर है कि उसे एक पार्टी को ज्वाइन करना पड़ेगा। और अगर वो एक सोलो एडवेंचरर की तरह रजिस्टर करना चाहता है तो उसे कम से कम लेवल 20 होना होगा, पर वो बस लेवल 9 है और अपने लोनर स्किल की वजह से वो एक पार्टी भी नहीं बना सकता। इसके बाद गिल्ड ने जो उनके लिए होटल्स प्रिपेयर किए थे वो सभी वहां जाते हैं, पर उन्हें देखकर हारू घबरा जाता है क्योंकि वो रेड लाइट एरिया जैसे दिख रहे थे। पर थोड़ी देर बाद उसे पता लग जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगली सुबह वो सभी ठूस रहे होते हैं और क्लास रैप उन्हें बताती है कि ये टाउन बहुत ज्यादा सेफ है, तो वो जहाँ चाहे घूम सकते हैं। वहीं हारू सोच रहा था कि उसके पैसे मिलते ही वो यहाँ से चला जाएगा। इसके बाद वो उसी लड़की के पास जाता है, पर वो सारे एम्प्लॉयज उससे माफी मांगते हैं क्योंकि अभी तक उनके पास पूरे पैसे नहीं आए थे। जिसके बाद वहाँ गिल्ड मास्टर भी आकर उससे माफी मांगता है और पूछता है कि क्या वो इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट ले सकता है। हारू इसके लिए मान जाता है। वहीं इस बार जो उसे पेमेंट मिली है वो 8 मिलियन की है, यानी वो एकदम सही अमीर हो चुका है और किसी भी वर्जन की तरह वो इन पैसों को बिल्कुल सही जगह लगाने की सोचता है। गेटेक उससे कहता है कि वो उसे बिल्कुल सही जगह पर लेकर जाएगा। हारू रास्ते में सोच रहा था कि वो वहां जाकर करवी सी कुड़ियां चुनेगा, पर गेटेक उसे एक खस्ता वेपन शॉप पर ले जाता है। तो ना चाहते हुए भी हारू का उन चीजों को ब्राउज करने लगता
लगता है और उन्हें चेक करते करते शाम हो जाती है। तभी उसे एक नेकलेस दिखता है जिस पर जब वो अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करता है उस पर सिर्फ फिट्स 7 लिख कर आता है और ये वही मैसेज है जो उसे अपना विलेजर सेट को अप्रेज करते वक्त आया था। तो वो शॉपकीपर से पूछता है कि ये फिट 7 का मतलब क्या है। शॉपकीपर उसे बताता है कि इसकी मदद से वो 7 मैजिकल आइटम्स के इफेक्ट को कंबाइन कर सकता है और साथ में यूज कर सकता है। ये सुन के वो बड़ा खुश होता है और भी चीजों को देखने लगता है। तभी वहाँ पर क्लास रैप आ जाती है और उसे इतनी देर तक यहाँ रुकने के लिए डांट लगाती है, लेकिन अभी भी काफी सारी चीजें हैं जो कि वो देखना चाहता है। तभी वो एक आइटम को उठाता है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वो ग्लो करते हुए आसपास की सारी चीजों से फ्यूज हो जाती है। शॉपकीपर ये देखकर भड़क जाता है क्योंकि इन सभी आइटम्स को इकट्ठा करने में उसके 10 मिलियन लग गए थे। हारू बेचारा दुखी हो जाता है क्योंकि उसके पास तो इतने पैसे है ही नहीं। तभी गेटक बीच में आकर उनका कॉम्प्रोमाइज करा देता है और शॉपकीपर से कहता है कि वो उसके 8 मिलियन ले ले। जिसके बाद अगले दिन हारू बेचारा दुखी बैठा था क्योंकि उसके सारे पैसे फूक चुके हैं। वो बाहर जाकर और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स को हंट करना चाहता है पर सिटी से बिना कोई एडवेंचरर बने मॉन्स्टर्स को हंट नहीं कर सकता। उसने बाकी लड़कियों के साथ छुप कर जाने की कोशिश की पर बार बार क्लास रैप उसे पकड़ ही लेती है। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है क्योंकि उसका विलेजर क्लोक एक इनविजिबिलिटी क्लोक के साथ कंबाइन हो गया था। तो वो उसको पहनकर छुप कर वहाँ से जाने लगता है। वो बड़ी ही आसानी से होटल से बाहर आ जाता है पर बाहर आते ही वो अपने क्लोक को हटा देता है और छलांग मार के वहाँ से जाने लगता है। पर बाहर कुछ लड़कियां पहले से ही मौजूद थी और जब वो उसे आवाज लगाती है उसका ध्यान भटक जाता है और बेचारे के कहने दीवार से टकरा कर बिखर जाते हैं और बेचारा दर्द में उससे कहने लगता है, अबे यार क्यों डरा दिया तुम लोगों ने। पर वो कहती है कि वो तो बस इतना पूछना चाहते थे कि वो जा कहाँ रहा है। तभी हारू नोटिस करता है कि वो सभी एथलेटिक ग्रुप से हैं और उनके बीच से एक लड़की मिसिंग है और जब वो अपने स्किल का यूज करके उसका पता लगाता है वो देखता है कि वो खुलेआम अपने कपड़े उतारने लगी है। तो सारी मंडली उसके पास दौड़ती हुई जाती है और इससे पहले कि वो निर्वस्त्र हो जाए वहां पहुंच जाते हैं। अगले दिन सभी लड़कियां वहां से एक क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए निकल जाती हैं और हारुका स्माइल करता है और इस बार वो कल वाली गलती नहीं दोहराता और चुपके से सिटी से बाहर आ जाता है। पर रास्ते में उसे कई घर दिखते हैं जो कि तबाह हो रखे थे पर उसे इनसे क्या ही मतलब था और वहां से आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद उसे कुछ गॉब्लिन्स दिखते हैं पर वो फालतू के पंगे भी नहीं लेना चाहता और जब उसे लगता है कि वो अपने घर पहुंच ही जाएगा उसे एक कैरेज दिखता है जिसपे बैंडिट्स हमला कर रहे हैं और इसे वो बेचारा इग्नोर नहीं कर पाता। पर फिर वो सोचता है ये मेरी प्रॉब्लम तो है नहीं और वहां से जाने लगता है। तभी एक बैंडिट उसके ऊपर हमला कर देता है। इससे उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो लड़ना नहीं चाहता पर बैंडिट्स उसे भी लूटना चाहते थे। तो हारू अपने एक ही स्पेल से उन सभी को जला देता है। ये स्टाफ उन आइटम्स में से है जो कि कंबाइन होकर बने थे और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर वो बैंडिट्स फिर से खड़े हो जाते हैं। हारू उन्हें वार्न करता है कि वो शांतिपूर्वक यहाँ से जाना चाहता है। उन्हें लगता है कि वो बस मैजिक में ही स्ट्रॉन्ग है तो वो एक साथ उसके ऊपर हमला करते हैं पर हारू उन सभी को एक एक करके हरा देता है। उन बैंडिट्स का दिमाग खराब हो जाता है कि वो एक बच्चे से भला कैसे हार सकते हैं और वो उसकी जॉब पूछते हैं पर बेचारा तो बेरोजगार था। जिसके बाद जब वो उसके स्टेटस चेक करते हैं वो देखते हैं कि वो सिर्फ 9 लेवल का है तो उन्हें लगता है कि वो अपने वेपन स्किल्स का यूज करके तो उसे हरा ही देंगे। पर हारू आसानी से उन सभी के हमलों को डॉज करता रहता है जिसकी वजह से वो सभी थक कर नीचे गिर जाते हैं। अब आखिरकार वो अपने घर वापस जा सकता था पर तभी उसके पीछे से एक लड़की आती है जो खुद का नाम मैरियल बताती है और वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती है। वो उसकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि उसका बापू नियर बाय सिटी का लॉर्ड है तो क्या हारू उसके साथ वहां तक चल सकता है जिसके लिए उसे अच्छा खासा रिवॉर्ड भी मिलेगा। जो सुन के वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो दोनों कैरेज में बैठकर वहां से चले जाते हैं जहाँ मैरियल उससे पूछती है कि वो जा कहाँ रहा था। तो हारू एक लंबे चौड़े भाषण पर चला जाता है जहाँ वो उस सिटी की बुराई पे बुराई कर रहा था। ये सब सुन के मैरियल दुखी हो जाती है क्योंकि जिस सिटी को उसका बापू रन करता है वो वही है, यानी जाने अनजाने में हारू उसी सिटी में वापस जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मामला थोड़ा गर्म हो रखा है क्योंकि गुंडों और जॉक्स के बीच में लड़ाई छिड़ी पड़ी है क्योंकि वो लड़कियों को बचाना चाहते थे। गुंडों का लीडर उनके ऊपर हमला कर देता है और तभी उसके पीछे से एक बंदा उसकी छाती में छेद कर देता है जिसके बाद बाकी के गुंडे अपने लीडर का बदला लेने जाते हैं पर वो बंदा आसानी से उन सभी को मार गिराता है। जॉक्स डर के मारे वहां से भागने लगते हैं पर वो बंदा उनसे काफी तेज था और उनके सामने पहुंच जाता है। दूसरी तरफ ना चाहते हुए भी हारू वापस से उसी टाउन में पहुंच जाता है। वो जाना नहीं चाहता था पर मैरियल इतना ज्यादा रोने धोने लगी कि उसे आना ही पड़ा। अपने मैंशन में जाने के बाद मैरियल अपने फादर से मिलने जाती है। वहीं हारू उसके जाते ही वहां से निकलने लगता है पर उसी वक्त मैरियल आ जाती है जो कि थोड़ा गुस्से में थी क्योंकि उसने उसे यहाँ रुकने को कहा था। हारू रुकना तो नहीं चाहता पर मैरियल कहती है कि वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहती
चाहती है और उसकी जिद के सामने वो हार जाता है। और जब वो देखता है कि वो उसका शुक्रिया अदा कैसे कर रही है, उसका पूरा का पूरा मूड ही चेंज हो जाता है। जिसके बाद वो उसे कुछ पैसे भी देती है और क्योंकि गिल्ड ने उसे रजिस्टर नहीं किया था तो उसने हारू के लिए एक कस्टम आईडी कार्ड बनवा दिया, जिससे वो जब मर्जी चाहे आ और जा सकता है। लेकिन हारू का सारा ध्यान तो पुडिंग पर अटका पड़ा है। अगले दिन सारी लड़कियां हारू पर भड़की हुई थी, पर हारू कहता है कि उसे तो बस लोकल लॉर्ड के मेंशन पर बुलाया गया था और वो उन्हें एक टूटी फूटी सी स्टोरी सुना देता है। उनके वहां से जाते ही हारू फिर से वहां से भागने को तैयार हो जाता है, क्योंकि अब तो उसके पास आईडी भी है। पर जाने से पहले वो कुछ सामान खरीदता है और कुछ खाने का सामान, और क्लास रैप के लिए एक नोट छोड़ देता है जिसमें वो झूठ कह देता है कि वो जॉक्स को देखने जा रहा है। जिसके बाद हारू का गार्ड को अपनी आईडी दिखाकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद वो अपने घर तक का सफर जारी रखता है और रास्ते में उसे रिवर और कई सारे मॉन्स्टर्स दिखते हैं। तभी एक ऑर्क उसके ऊपर हमला करता है, पर वो आसानी से उसे हरा देता है। पर ऑर्क तो जंगल के अंदर होते हैं, ये भला बाहर क्या कर रहे हैं। आगे जाने के बाद उसे जमीन पर खून दिखाई देता है और अपनी एबिलिटी का यूज करके वो कुछ पैरों के निशान देखता है जहाँ की उसे और भी खून दिखता है। और आगे जाने पर वो देखता है कि जॉक्स की हालत बहुत बुरी हो रखी है। तो हारू उन सभी के ऊपर हीलिंग पोशन फेंक देता है। एक को होश आ जाता है और वो हारू से पूछता है कि क्या सारी लड़कियां ठीक है। हारू उन्हें बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद वो उन सब को अपने घर में ले आता है, जहाँ वो हारू को सारी बातें बता देते हैं कि सारे गुंडे मारे जा चुके हैं और जिसने उन पर हमला किया था उसने उनके सारे वेपन्स चुरा लिए हैं और वो कहीं ज्यादा ताकतवर है। और उन्हें लगता है कि उसका अगला टारगेट क्लास रैप होगी, क्योंकि उसके पास हाई जैक है। हारू उनसे पूछता है कि उन्हें कैसे पता चला कि क्लास रैप के पास है हाई जैक। तो वो बताते हैं कि वो असासिन बार बार क्लास रैप का ही नाम ले रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो है कहाँ, और इसीलिए शायद उसने उन्हें नहीं मारा, इस उम्मीद में कि वो जाकर क्लास रैप की मदद मांगेंगे तो वो उनके खून का पीछा करते हुए यहाँ जरूर आएगा। उन्हें लगता है कि अगर वो साथ में लड़े तो वो जरूर जीत जाएंगे। हारू फालतू के पछड़ों में नहीं पड़ना चाहता, पर वो इन सबको ऐसे भी नहीं छोड़ सकता था। पर वो सभी जॉक्स से कहता है कि वो इस फाइट को अकेला ही लड़ेगा। जॉक्स उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो अकेला टनाका को नहीं हरा पाएगा। पर उसके चेहरे को देखकर वो सभी समझ जाते हैं कि वो उनकी बात नहीं सुनने वाला। तो वो सभी टाउन की तरफ जाने लगते हैं। हारू जानता है कि उनकी मदद लेकर लड़ाई आसान हो जाती, पर अगर सभी मारे जाते तो लड़कियों को बचाने के लिए कोई नहीं बचता। वहीं टाउन में क्लास रैप हारू को ढूंढ रही है, पर सारी लड़कियां उससे कहती हैं कि वो जरूर जल्दी वापस आएगा। वहीं दूसरी तरफ जंगलों में हारू उससे लड़ने का प्लान बना रहा है, क्योंकि जॉक्स ने उसे वार्न किया था कि टनाका के वेपन स्किल्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, पर जब कोई वेपन स्किल का यूज करता है उसे बीच में रोका नहीं जा सकता। तो हारू सोचता है कि वो इसी टाइम पर उस पर हमला करेगा, पर इसके लिए उसे नई स्किल की जरूरत पड़ेगी। तभी वो कुछ गॉब्लिन्स को नोटिस करता है, तो वो अपना लेवल बढ़ाने के लिए उन सभी गॉब्लिन्स को मार देता है, पर इनसे उसका लेवल नहीं बढ़ता। तो अभी वहाँ पर एक गॉब्लिन किंग आ जाता है। हारू बस उसके हमलों को डॉज ही कर पा रहा था और उसे जरा भी ओपनिंग नहीं दिख रही थी। तो वो अपनी वॉर्प स्किल का यूज करके कई सारी स्किल्स को कंबाइन करता है और वो अपनी इस नई स्किल से उस गॉब्लिन किंग को एक ही हिट में हरा देता है। पर उसे एक पल की भी शांति नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ एक और बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि एक गॉब्लिन एम्परर है और उसका लेवल 50 है। हारू फिर से अपनी स्किल्स को कंबाइन करता है और उसके ऊपर हमला करता है, पर इस हमले से उस गॉब्लिन एम्परर का कुछ भी नहीं होता और वो दोबारा खड़ा होकर तेजी से हारू के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जिस दौरान हारू घायल भी हो जाता है। तभी मौका देखकर हारू उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो उसने थोड़ा बहुत डैमेज किया था वो भी वो गॉब्लिन हील कर देता है। हारू सोचता है कि उसे कंबाइन करके कोई नई स्किल बनानी होगी, पर तभी गॉब्लिन अपने वेपन स्किल का यूज करके हारू के ऊपर हमला कर देता है, जिसे वो ब्लॉक तो कर देता है, पर इससे उसकी हालत काफी बुरी हो जाती है। पर वो किसी तरह खुद को खड़ा करता है और अपनी पूरी ताकत से उस गॉब्लिन एम्परर को खत्म कर देता है। और जब सुबह होती है, इतनी मेहनत करने की वजह से उसका लेवल 11 हो चुका था। इसके बाद वो घर वापस जाकर अपनी स्टेटस विंडो को चेक करता है और जैसा कि उसे उम्मीद थी, नए लेवल की वजह से उसे कई सारी नई स्किल्स अनलॉक हुई हैं। इसके बाद शाम को टनाका हारू के सामने आ जाता है और हमें पता चलता है कि टनाका अब तक बस बुली होने का नाटक कर रहा था और अपनी स्किल्स को यूज करने का आइडिया उसी ने गुंडों को दिया था। दूसरी तरफ लड़कियां अपने मिशन को कंप्लीट कर कर वापस आती हैं, जहां की उन्हें गेट के बाहर जॉक्स दिखते हैं। क्लास रैप उनसे पूछती है कि हारू ने कहा था कि वो उनको देखने जा रहा है, तो क्या वो जानते हैं कि वो कहाँ है। वो उन्हें बताता है कि हारू उन सभी को बचाने के लिए जंगल में अकेला लड़ रहा है। वहीं टनाका सिर्फ हारू को देखकर वहां डिसअपॉइंटेड हो जाता है, क्योंकि उसने इतनी सारी मेहनत करी थी, यहाँ तक कि गुंडों को भड़काया था सभी स्टूडेंट्स को अलग करने के लिए, ताकि वो क्लास रैप की हाईजैक स्किल को छीन सके। और वो उसे बताता है कि उसने बाकी सभी को भी मार दिया है। वहीं वो हारू को एक लूजर समझ रहा था और उसका मजाक उड़ाते हुए
हुए क्लास रैप के पास जाने लगता है, पर हारू अपनी छड़ी से उसे रोक देता है, जो देखकर टनाका का दिमाग खराब हो जाता है। इसके बाद टनाका अपने शॉकवेव से हारू के ऊपर हमला करने लगता है। उस व्हाइट रूम से बाहर आने से पहले टनाका ने देख लिया था कि उस जगह पर सिर्फ कबाड़ सी स्किल्स ही बची हैं, तो भले ही उसे नहीं पता हो कि उसके पास क्या क्या स्किल्स हैं, उसे यकीन है कि वो हारू को आसानी से हरा सकता है। इसके बाद टनाका कुछ पत्थरों को उठाकर हारुका पर हमला करता है और फिर एक और स्किल का यूज करके उसे उसी जगह पर जमा देता है। हारुका किसी तरह एन वक्त पर उसके हमले को डॉज कर लेता है। वो मूव तो कर पा रहा था, पर उसकी मूवमेंट्स पहले से काफी स्लो हो चुकी हैं। जिसके बाद टनाका हारुका के नीचे क्रिस्टल्स को निकालने लगता है, जिन्हें किसी तरह वो डॉज कर लेता है। उसे मारने से पहले टनाका उससे पूछता है कि उसे उस पर शक कब हुआ। हारू कहता है कि शुरू से ही। जिसके बाद हारू उससे पूछता है कि उसने ये अपनी स्कीम कब से शुरू की। टनाका कहता है कि ये प्लान उसका शुरू से ही था। जब उसे पता चला कि क्लास रैप ने उससे पहले हाईजैक स्किल ले ली है, पर जब उसे मेडल स्किल मिली, वो समझ गया कि इससे वो किसी को भी हरा सकता है। तभी टनाका जमीन से जड़ों को निकालकर हारू को वहीं पर बांध देता है। जिसके बाद वो उसे राख में बदलने के लिए एक पावरफुल फायर स्पेल से हमला करता है, पर वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि हारू सभी मैजिक को अब्सॉर्ब कर लेता है और उसे जरा सी खरोच भी नहीं आई थी। मौका देखकर हारू उसके ऊपर हमला कर देता है, पर एन वक्त पर वो अपने स्वॉर्ड को समन कर लेता है। जिसके बाद वो काफी सारे वेपन्स को समन करता है। जिसके बाद वो अलग अलग वेपन्स का यूज करके हारू के ऊपर हमला शुरू कर देता है। इतने सारे वेपन्स की वजह से हारू उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर पाता और वो टनाका के हमले से दूर जाकर गिरता है। और जैसे ही वो खड़ा होता है, टनाका फिर से उसके ऊपर हमला करता है। वहीं उसकी एबिलिटीज को देखकर हारू समझ जाता है कि उसके पास जरूर कॉपी कैट स्किल है, जिससे उसने अपने क्लासमेट की सारी स्किल्स को कॉपी कर लिया है। टनाका उसकी तारीफ करता है कि उसने इतनी जल्दी इसका पता लगा लिया, पर टनाका उसे ज्यादा मौका देना नहीं चाहता और उसके ऊपर फिर से हमला शुरू कर देता है। जिसके बाद हारू उसके ऊपर हमला करने जाता है, पर टनाका के पास इल्यूजन स्किल भी थी। इसके बाद वो एक जगह खड़ा हो जाता है और ऐसा लगता है कि उसने हार मान ली है, पर एन वक्त पर वो हंसता हुआ उसके अटैक को डॉज कर लेता है। मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता लग चुका है। और इसके बाद जब भी टनाका हमला करता है, हारू आसानी से उन्हें ब्लॉक कर रहा था। वो उसे बताता है कि वो जानबूझकर बस उसके हमलों को डॉज कर रहा था और उसने देखा है कि वो एक स्किल को सिर्फ 2 बार ही यूज कर सकता है, यानी अगर वो बस उसके हमलों को डॉज करता रहेगा तो इवेंचुअली उसके पास कोई स्किल्स ही नहीं बचेंगी। ये सुन के वो शॉक हो जाता है, पर उसे यकीन है कि इससे पहले कि उसकी स्किल्स खत्म हो जाएं, वो उसे जरूर हरा देगा। पर जब वो हारू के ऊपर हमला करने जाता है, वो उसके अटैक को डॉज करके उसे दूर पेड़ों पर फेंक देता है। हारू उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी टनाका लेजर बीम से उसके ऊपर हमला कर देता है। अब टनाका थकने लगा था, लेकिन तभी वो अपनी एक स्किल का यूज करता है और इधर उधर कूदने लगता है, जिससे हारू कंफ्यूज हो जाता है। और इससे पहले कि उसे पता लगता कि क्या हो रहा है, टनाका अपनी डेथ स्किल का उस पर यूज कर देता है, जिससे हारू जमीन पर गिर जाता है। टनाका पागलों जैसा हंसने लगता है और हारू की तारीफ करता है कि उसने उसकी इतनी सारी स्किल्स यूज अप करवा दी, पर उसे यकीन है कि एक बार वो हाईजैक स्किल स्टील कर ले तो उसे सारी एबिलिटीज परमानेंटली मिल जाएंगी। वो हारुका के ऊपर चढ़कर वहां से जाने लगता है, पर तभी हारू खड़ा होता है। तुम यार किसी के सर पर चढ़ के जा रहे हो, शर्म नहीं आती? टनाका ये देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि डेथ स्किल का सक्सेस रेट तो 100% होता है। हारू उससे कहता है, मैं बहुत लकी हूँ रे, और मैं जमीन पे तो बस मजाक करने के लिए गिरा था, तुझे क्या लगा मर गया मैं? लेकिन टनाका का अभी भी दिमाग खराब है और वो उससे पूछता है कि वो अभी तक मूव कैसे कर पा रहा है, क्योंकि उसने तो शुरू में ही मेडल स्किल से उसकी मूवमेंट्स को रोक दिया था। अच्छा तो उसकी बात कर रहा है, मैं मूव थोड़ा कर रहा हूँ, मैं तो बस अपने पपेट स्किल का यूज कर रहा हूँ। टनाका गुस्से में हारू पर लगातार हमला शुरू कर देता है, पर हारू उसके सभी हमलों को ब्लॉक कर देता है, जिसके बाद वो उसके नेक्स्ट हमले को भी आसानी से ब्लॉक कर देता है। टनाका को यकीन नहीं होता कि वो उससे हार कैसे गया। उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से तो हारू इतना स्ट्रॉन्ग होना ही नहीं चाहिए। हारू उसे समझाता है कि मैथमेटिक्स यहाँ नहीं काम करती, लॉज ऑफ फिजिक्स का और इस दुनिया का कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ क्लास में टनाका एक जीनियस है, जिसे लगता है कि वो बेवकूफों से घिरा हुआ है। वो बस कुछ नया करना चाहता था, और जब सभी लोग यहाँ पर आ गए, उसकी इच्छा जैसे पूरी हो गई। और जब उसने स्किल बोर्ड देखी, तभी उसे पता लग गया कि टॉप पर जाने का सबसे आसान एक ही रास्ता है, वो अपने सभी क्लासमेट्स को मारकर उनकी स्किल्स छीन लेगा। इसके बाद टनाका फिर से उसके ऊपर हमला करने लगता है, पर हारू उसके वेपन को गिराकर उसे मारने जाता है। उसी वक्त वो तलवार हारू के शोल्डर के आर पार हो जाती है, और टनाका बताता है कि वो अपने वेपन को रिमोटली कंट्रोल कर सकता है। तो अभी हारू उसके मुंह पर स्टिक से मारता है, जिसके बाद वो खड़ा होकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। डरा हुआ टनाका फिर से उसे मारने जाता है, पर इस बार भी वो फेल होता है और वो उसे बुरी तरह से घायल करके वहां से जाने लगता है। पर अपनी जीत के बावजूद भी वो बुरी तरह से घायल हो चुका था
और वो चलते चलते जमीन पर गिरने लगता है। पर उसी वक्त वहाँ नर्ड्स पहुंच जाते हैं। मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ, पर थोड़ी देर पहले नहीं आ सकते थे। और वो बताते हैं कि जब वो डंजन से वापस आ रहे थे तब उन्हें हारू के बारे में क्लास रैप ने बताया और वो उसे अकेला लड़ने नहीं दे सकते थे। इसके बाद वो सभी सिटी में पहुंच जाते हैं जहाँ की सारी लड़कियां हारू का इंतजार कर रही हैं और इतनी सारी अटेंशन को देखकर वो बेचारा नर्वस हो जाता है। सामने सारे जॉक्स भी खड़े थे जिनसे ब्रो कोड की वजह से उसे एक भी शब्द कहने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके बाद सारी लड़कियां उसे उठाकर ले जाती हैं और जिन्होंने रो रो के परेशान कर रखा था वो आखिरकार नर्ड से माफी मांगती हैं। वहीं हारू सोचता है कि यहाँ तो सब कुछ सेटल हो गया, अब मैं निकलता हूँ यहाँ से। पर उसे जाते हुए क्लास रैप देख लेती है और वो उससे कहने लगती है कि उसे उसकी बहुत फिक्र हो रही थी और अब वो फिर से यहाँ से जा रहा है। हारू मुंह टेढ़ा बना के माफी मांगता है। क्लास रैप कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी अब से सारी लड़कियां उस पर नजर रखेंगी, यानी अब वो दोबारा तो कहीं नहीं जाने वाला। अगले दिन जब हारू सो रहा था उसे एक मॉन्स्टर गर्ल के सपने आते हैं। वहीं वो सभी नर्ड्स फिर से डंजन में जा रहे हैं जहाँ की उन्हें एक रेयर आइटम का पता लगा है। उन सभी के जाने के बाद हारू भी सोचता है कि अब उसको अपनी लोनर लाइफ में चला जाना चाहिए, पर उसकी ये सारी बातें क्लास रैप सुन लेती है। हारू उससे कहता है अगर तुम मुझे लेक्चर देने वाली हो तो मत दो, कल ही मैं बहुत कुछ सुन चुका हूँ। लेकिन फिर भी क्लास रैप उसे सुनाने लगती है और वो बेचारा सोच रहा था कि क्लास रैप तो टानका से भी ज्यादा डरावनी है। तभी उसे नर्ड्स की बात याद आती है कि उस रेयर आइटम का यूज करके वो किसी की भी सोच को बदल सकता है और वो इस आइटम को लेने के लिए डंजन में जाने लगता है। दूसरी तरफ हम मैरियल और उसके फादर को देखते हैं जिसके पास एक गार्ड आता है और उन्हें बताता है कि उनकी सिटी की तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। वहीं हारुका जब डंजन की तरफ जा रहा था उसकी प्रेजेंस स्किल एक्टिवेट हो जाती है और वो देखता है कि वहाँ काफी सारे ऑक्स आ चुके हैं। वहीं मैरियल भी एडवेंचरर्स गिल्ड में पहुंच जाती है और वो सभी को बताती है कि और का एक बड़ा झुंड उनकी तरफ ही आ रहा है और उन्होंने एक पास के गांव को भी तबाह कर दिया है। इसके बाद एडवेंचरर्स गिल्ड के सभी लोग मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हारू काफी सारे ऑक्स को एक ही झटके में हरा देता है और वो फिलहाल उन मॉन्स्टर से अकेला ही लड़ रहा है और छोटे मोटे ऑक्स को हराने के बाद वो ऑर्क किंग पर लगातार हमला करके उसे भी हरा देता है और उन सभी मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगाने के बाद वो डंजन के लिए निकल जाता है। लेकिन जब वो डंजन के पास पहुंचता है वो देखता है कि वहाँ एक गार्ड खड़ा है, तो वो अपने इनविजिबिलिटी क्लोक का यूज करता है और छुपकर उससे आगे बढ़ जाता है और डंजन में जाकर उस आइटम को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक चेस्ट दिखता है, पर अप्रेजल स्किल यूज करने के बाद उसे पता लगता है कि उसके अंदर तो कबाड़ भरा हुआ है। काफी ज्यादा ढूंढने के बावजूद भी उसे सिर्फ कबाड़ ही मिल रहा था, तो उसे उस शॉपकीपर की याद आती है और वो उस रेयर आइटम के बारे में पूछने के लिए उसके पास जाने लगता है। वहीं गिल्ड मास्टर परेशान हो रखा है कि अभी तक ऑक्स भला आए क्यों नहीं और वो मैरियल से पूछता है कहीं उसे झूठी खबर तो नहीं मिली थी। तभी उन लोगों को सामने काफी सारी धूल उड़ते हुई दिखती है और उन्हें लगता है कि वो सभी ऑक्स हैं, पर थोड़ी देर में वो देखते हैं कि वो तो हारुका था। हारुका के पूछने पर क्लास रैप बताती है कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है और उससे पूछती है कि वो कहाँ गायब हो रखा था, लेकिन हारुका फिर से कुछ नहीं बता पाता, जिससे लड़कियां उस पर भड़कने लगती हैं और उससे पूछती हैं कि क्या उसने ऑक्स को देखा था। हाँ, वो वाले ऑक्स, पर मैंने सबको हरा दिया। ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। आगे मैरियल और गिल्ड मास्टर टाउन को बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं, पर इसके बाद वो उसे डांट लगाने लगते हैं कि वो ऐसे अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। आगे गिल्ड मास्टर उसे बताता है कि डंजन से काफी सारे मॉन्स्टर्स बाहर आने लगे हैं और किसी टाइम ऐसा भी हो सकता है कि एक साथ कई 100 मॉन्स्टर्स वहां से बाहर आ जाएं। ऐसे में उसकी जान को सच में खतरा हो सकता है। वहीं रात को बेचारा हारू सोचने लगता है कि पहले तो सिर्फ क्लास रैप और लड़कियां ही नजर रखती थी, अब तो मैरियल और गिल्ड मास्टर भी आ चुके हैं। अगले दिन वो उसी शॉपकीपर के पास पहुंच जाता है, पर उसे देखते ही उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। अरे अंकल, डरता क्यों है यार? क्या आप किसी ऐसे आइटम के बारे में जानते हैं जिससे लोग आपको पसंद करें? तो वो शॉपकीपर उसे एक फेरोमोन रिंग के बारे में बताता है। ये सुन के हारुका भड़क जाता है क्योंकि पहले फ्लोर पे तो उसे ऐसा कुछ मिला ही नहीं। तो शॉपकीपर बताता है कि वो शायद किसी ऐसी जगह पर होगी जहाँ तक पहले कोई ना गया हो, शायद 50वें फ्लोर से भी नीचे उसे जाना होगा। उस डंजन में 100 से भी ज्यादा फ्लोर्स हैं और अगर तुम नेक्स्ट फ्लोर तक जाना चाहते हो तुम्हें फ्लोर मास्टर को हराना होगा, जो कि हर फ्लोर पर मौजूद होता है। और रूमर्स तो ये भी हैं कि उस डंजन के अंदर एक डंजन एम्परर है और अगर कोई उसके अंदर जाना चाहता है तो उसे काफी सारे रिकवरी आइटम्स और हीलिंग पोशंस रखने होंगे। इसके बाद वो उन आइटम्स को खरीदने के लिए वहां से चला जाता है। वहीं छुप कर सारी बातें नर्ड्स सुन लेते हैं और जैसा कि चमचों वाला काम वो शुरू से कर रहे हैं, वो जाकर ये सारी बातें क्लास रैप को बता देते हैं। लड़कियां हारुका को वो रिंग लेने नहीं देना चाहती, तो वो मिलके उसे रोकने का प्लान बनाती है और बेचारा हारू जब डंजन के लिए जा ही रहा था उसके क्लासमेट्स उसके पीछे पहुंच जाते हैं। क्लास रैप उससे पूछती है कि वो भला फेरोमोन रिंग ढूंढने क्यों जा रहा है। फेरोमोन रिंग? अरे नहीं, मैं तो सोलोमन रिंग ढूंढने जा रहा हूँ, इससे हम जानवरों से बात कर सकते हैं।
लेकिन उसकी इस बात पर किसी को भी विश्वास नहीं होता। तो हारू मौका देखकर वहां से भागने लगता है। गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकता और उसके पीछे बाकी की लड़कियां भी जाने लगती हैं। क्लास रेप उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो ऐसे ही भागता रहा तो वो ट्रैप में फंस जाएगा, पर हारू को अपने लक स्टैट्स पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था। पर उसी वक्त उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। क्लास रेप उसे पकड़ने की कोशिश करती है पर वो समय पर वहां नहीं पहुंच पाती। वहीं इससे पहले कि हारू का कचूमर बन जाए, हारू खुद को मैजिक से इन्फ्यूज कर लेता है और साथ ही अर्थ मैजिक से नीचे वाले जमीन को गद्देदार बना देता है। इसके बाद हारू अपने स्टेटस को चेक करता है और देखता है कि उसे काफी सारी नई स्किल्स मिली है, जिनमें से एक ट्रैप डिटेक्शन है। वो जब अपनी स्किल्स को यूज करता है उसे पता लगता है कि यहाँ कोई भी ट्रैप्स नहीं है और वो अभी 101 फ्लोर पर है। वहीं हारुका के सभी क्लासमेट्स उसे ढूंढने के लिए इंसानों की तरह नीचे उतर रहे हैं। आगे हारुका थोड़ी अजीब सी जगह पर पहुंचता है जहाँ की पर्पल कलर की गैस है जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तभी अचानक से सारी मशालें जल उठती हैं। उसे सामने एक बड़ा सा दरवाजा दिखता है और उसे लगता है कि इसके पीछे कोई सीक्रेट बॉस है, पर इसके बावजूद भी वो दरवाजा खोल देता है और वो मॉन्स्टर उसके सामने ही था। हारुका जानता है कि अगर उसने एक भी गलती की तो यहाँ उसकी मौत हो सकती है और अप्रेजल स्किल का यूज करने के बाद उसे पता लगता है कि वो डंजन एम्परर है और उसका लेवल 100 है। लेकिन इसके अलावा वो उसके बाकी वेपन्स या स्किल्स को देख नहीं पाता। वो एक लिच टाइप का मॉन्स्टर है, यानी वो मैजिक में तो उससे नहीं जीत पाएगा। तो वो क्लोज रेंज में लड़ने का डिसाइड करता है। वो पूरे कॉन्फिडेंस से उससे लड़ने जाता है पर लिच उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज निकलता है, जिसके बाद वो फिर से उसके ऊपर हमला करने जाता है। लेकिन इस बार भी ऐन वक्त पर वो अपनी स्वॉर्ड से उसके हमले को रोक देता है और अब हारुका के पसीने छूटने लगे हैं। दूसरी तरफ हम मैरियल और उसके फादर को देखते हैं जो कि बिगड़े हुए मौसम को देखकर समझ जाते हैं कि उनके टाउन के ऊपर खतरा आने वाला है। मैरियल के फादर उसे गिल्ड जाने को कहते हैं ताकि वो उन्हें अलर्ट कर सके, जिससे वो जल्द से जल्द एक्ट कर पाएंगे अगर कोई भी इमरजेंसी आती है तो। वहीं डंजन में हारुका का दिमाग खराब हो रखा है। वो अपने सारे पैतरे आजमाने लगता है ताकि उसकी स्पीड डंजन एम्परर से थोड़ी सी भी ज्यादा हो सके। लेकिन जब जब वो अटैक करता है उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत स्लो है, तो वो हर बार अपनी लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश करता रहता है। भले ही हर अटैक के साथ उसकी मूवमेंट्स बेटर हो रही थी, लेकिन डंजन एम्परर का पलड़ा अभी भी उससे भारी ही था और उसके हर अटैक को डॉज करने में उसे अपनी मौत सामने ही दिखती थी। उसकी कॉन्टैक्ट लेंसेज एक नई पावर अवेकन करते हैं, गॉड आई, जिसकी मदद से वो फ्यूचर कुछ टुकड़ों में देख सकता था। जिसके बाद वो फिर से उस लीच से लड़ाई करना शुरू कर देता है और उससे लड़ते लड़ते उसका पूरा स्टैमिना और माना खत्म होने लगते हैं। लेकिन जब वो उस लीच को देखता है वो बिल्कुल भी थका हुआ नहीं लग रहा था। लीच उसकी तरफ बढ़ने लगता है और हारुका अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब लीच उसके पास पहुंचता है वो उसे मारता नहीं। ये मुझे मार क्यों नहीं रहा? इतनी देर में मैं ये तो समझ चुका हूँ कि ये मॉन्स्टर अलग है। अगर ये मुझे मारना चाहता तो ये मुझे कब का मार चुका होता। एक सेकंड, क्या ये मेरे साथ खेल रहा है? जिसके बाद हारुका फिर से उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन लीच उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक करके उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। पर इस बार भी वो उसे नहीं मारता। तभी हारुका नोटिस करता है कि वो लीच चारों तरफ से डार्क मायाज़मा से घिरा हुआ है और उसे लगता है कि ये मायाज़मा ही उसे लड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। जैसे ही उसे ये चीजें समझ आती हैं, उसका स्टाफ ग्लो करने लगता है और उस मायाज़मा को अब्सॉर्ब करने लगता है। हारुका को समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है, पर वो फिर भी उसके ऊपर हमला करने लगता है ताकि उसके सारे मायाज़मा को वो अब्सॉर्ब कर सके। काफी सारे हमले करने के बाद वो उस लीच के ऊपर से मायाज़मा को पूरी तरह से हटा देता है, जिसके बाद वो अपनी तलवार को नीचे गिरा देता है और एक जगह पर खड़ा रहता है। और अब जाकर हारुका को सारी चीजें समझ आ जाती हैं। डंजन एम्परर किसी स्ट्रॉन्ग बंदे का इंतजार कर रहा था जो कि इस यातना से उसे फ्री कर सकता, और यही वजह है कि वो हारुतो को अब तक नहीं मार रहा था, इस उम्मीद में कि हारुतो उसे फ्री कर देगा। तभी वो मायाज़मा फिर से वापस आने लगता है मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे इसे मारना ही होगा। लेकिन हारुका ऐसे उसे नहीं मार पाता और उसे गले लगा लेता है और वो एम्परर रोने लगती है। तभी उसकी सब्जुगेशन स्किल अचानक से एक्टिवेट हो जाती है। मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया, पर मैंने कम से कम तुम्हें मायाज़मा से तो फ्री कर दिया ना, और माफ करना पर मुझे इसे डीएक्टिवेट करना नहीं आता। तुम मुझ पे गुस्सा तो नहीं? लीच मना कर देती है, जिसके बाद वो दोनों हाथ मिलाते हैं। इसके बाद हारुका जब उसके स्टेटस को चेक करता है वो देखता है कि सब कुछ रीसेट हो चुका है और वो अब लेवल 1 पर है और यहाँ वो उसका नाम भी देखता है जो कि एंजेलिका है। तभी हारुका को झटका लगता है कि ये डंजन एम्परर असल में एक लड़की है और वो सोचने लगता है कि क्लास प्रेसिडेंट अब उस पर भड़कने वाली है कि उसने फिर से एक और लड़की को सब्जुगेट कर दिया, पर अब वो इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। तो वो एंजेलिका से पूछती है कि क्या वो उसके साथ डंजन से बाहर निकलना चाहेगी। वो हाँ कहती है और दोनों एक दरवाजे से बाहर आते हैं जो कि उस डंजन के 100th फ्लोर पर था। अपनी स्पेशल अवेयरनेस स्किल का यूज करके वो सीढ़ियों का पता लगा लेता है
है। पर जैसे ही वो लोग उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं उनके सामने एक फ्लोर बॉस पहुंच जाता है। ये देखकर हारुका घबरा जाता है क्योंकि लीच से लड़ते वक्त वो पूरी तरह से थक चुका है और वो जिंदा भी इसलिए बचा था क्योंकि एंजेलिका उसे मारना नहीं चाहती थी और इस चलते फिरते टिन के डब्बे का लेवल तो 100 है और वो उसे सच में मारना चाहता है। हारुका बिना लड़े उस स्टेयरकेस तक पहुंचना चाहता है तो वो अपने अर्थ मैजिक का यूज करके ऊपर की सीलिंग तोड़ने लगता है ताकि एयर वॉक का यूज करके वो वहां से बाहर चला जाए। लेकिन जैसे ही वो छोटी सी खिड़की खोलता है 2 मिनट और मॉन्स्टर्स उसे ऊपर से देख रहे थे। हारुका जब उनके लेवल को देखता है उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि वो दोनों ही लेवल 99 है। दोनों मिनट और उससे लड़ने के लिए नीचे कूद जाते हैं पर हारुका के लक की वजह से वो दोनों उस टिन के डब्बे पर गिर जाते हैं जिसकी वजह से सभी मॉन्स्टर्स की हेल्थ काफी ज्यादा कम हो जाती है। हारुका इस मौके का फायदा उठाता है और उनके ऊपर हमला करके उन सभी को हरा देता है। जब हारुका मॉन्स्टर से गिराए हुए क्रिस्टल को उठा रहा था वो देखता है कि एंजेलिका फ्लोर बॉस के आर्मर को घूर रही थी तो वो उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो ले सकती है। पर जब एंजेलिका उसको पहनती है वो उसके लिए कुछ ज्यादा ही भारी था। तभी अचानक से वो आर्मर ग्लो करने लगता है और उसे पूरी तरह से फिट हो जाता है। हारुका खुश हो जाता है कि कम से कम अब उसे हड्डियां तो नहीं दिख रही। लेकिन हारुका सोचता है कि ये चीज डंजन से निकली है तो ये पूरी तरह से सेफ तो नहीं हो सकती। तो वो अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करता है जहां उसे पता लगता है कि ये सच में सेफ नहीं है। ये आर्मर असल में कर्स्ड है और ये आर्मर परमानेंटली उससे चिपक चुका है। ये सुनकर एंजेलिका उस पर भड़क जाती है कि उसने पहले उसे ये चीज नहीं बताई। पर देखा जाए तो वो हड्डियों का ढांचा फ्रॉक तो नहीं पहन सकती थी। वहीं दूसरी तरफ डंजन के 50वें फ्लोर पर उसके क्लासमेट्स हारुका को ढूंढ रहे हैं लेकिन यहाँ पर भी उन्हें हारुका नहीं मिलता। पर ज्यादातर को लगता है कि वो अपना टाइम खराब भी कर रहे हैं। वो खुद ही थोड़ी देर में उन तक पहुंच जाएगा और कहेगा कि उसने अकेले ही सारे डंजन को क्लियर कर दिया है। क्लास रेप कहती है कि भले ही वो ऐसी हरकतें करता है पर हम ऐसे ही उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है सभी लोग वहां डर जाते हैं क्योंकि उनके सामने एक बड़ा सा साइक्लोप्स खड़ा था। दूसरी तरफ सिटी में मैरियल गिल्ड मास्टर को बताती है कि डंजन में जरूर कुछ गड़बड़ चल रही है। उसे भले ही ना पता हो कि क्या हो रहा है पर उसे फील हो रहा है कि उनके टाउन पर भी खतरा हो सकता है। गिल्ड मास्टर कहता है कि वहाँ के गार्ड्स ने कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं भेजी है। तभी गार्टक उसे याद दिलाता है कि उस गार्ड का दिमाग घुटनों में है तो हमें तैयार हो ही जाना चाहिए जस्ट इन केस अगर कोई खतरा आता है तो ऑफ्टियर कहता है कि वो सभी एडवेंचरर्स को इकट्ठा करेगा। ये सुन के गिल्ड मास्टर पूछता है कि वो लड़कियों का ग्रुप कहाँ गया पर किसी को उसके बारे में नहीं पता था। ये सुन के मैरियल और ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हारुका अब 98th फ्लोर तक पहुंच चुका है और उसके सामने एक और लीच आ जाता है जिसका लेवल 98 है। इसके ऊपर किसी भी फिजिकल अटैक का कोई भी असर नहीं होगा और इसे सिर्फ होली मैजिक से ही हराया जा सकता है। तो हारुका छत पर एक और छेद करने की सोचता है पर वो ऊपर से किसी और मॉन्स्टर के गिरने का रिस्क नहीं ले सकता था। तभी हारुका को याद आता है कि उसका स्टाफ मायाज़मा को अब्सॉर्ब कर सकता है तो बिना सोचे समझे उस मॉन्स्टर को वो पोक करने लगता है और ये तरीका काम भी कर जाता है जिससे धीरे धीरे वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। उसे नहीं पता ये काम कैसे किया पर एक जीत तो जीत ही होती है ना। इसके बाद जब एंजेलिका के साथ वो और ऊपर जाता है 97th फ्लोर पर उसे मौत मॉन्स्टर्स दिखते हैं। हारुका उनसे डायरेक्टली नहीं लड़ सकता था क्योंकि अगर एक ने भी उसे स्टिंग कर दिया तो जहर से उसकी मौत हो जाएगी। तो वो एक फायरबॉल बनाता है जिसके चारों तरफ वो मौत इकट्ठा होने लगते हैं जिसके बाद वो एक ही झटके में उन सभी मॉन्स्टर्स को हरा देता है। जिसके बाद वो दोनों 96th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं जहाँ की वेनमस कैटरपिलर्स हैं जो कि अपने मुंह से ऐसे जाले फेंकते हैं जिनसे बच के निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो हारुका फिर से अपना दिमाग लगाता है और अर्थ मैजिक का यूज करके पूरे ग्राउंड को ही रोल करने लगता है। अपनी चंट बुद्धि की वजह से वो एक ही झटके में सभी कैटरपिलर्स को चपटा कर देता है। इसके बाद वो 95th फ्लोर पर पहुंच जाता है जहां उन्हें बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते वहां का फ्लोर बॉस उनके ऊपर हमला कर देता है जो कि एक जीती जागती स्वॉर्ड है। हारुका ये देखकर हैरान हो जाता है कि 95th फ्लोर पर 100 लेवल का मॉन्स्टर क्या कर रहा है। हारुका उसके अटैक को डॉज करता है और अपनी स्पीड का यूज करके पीछे से हमला करने जाता है लेकिन वो मॉन्स्टर हारुका के अटैक से बच जाता है और उसके ऊपर ही हमला करने जाता है जिसकी वजह से उसे पीछे हटना पड़ता है। वो लड़ने का प्लान बना ही रहा था तभी एक तलवार उड़ती हुई उसके पास आकर उसके ऊपर हमला कर देती है। हारुका समझ जाता है कि उसकी स्पीड इतनी तेज नहीं है कि वो उस मॉन्स्टर को हरा सके। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो एंजेलिका से उस मॉन्स्टर को हराने को कहता है जिसके बाद एंजेलिका उससे लड़ने के लिए आगे आ जाती है। वो मॉन्स्टर भी खतरे को सेंस कर लेता है और सभी स्वॉर्ड्स को अपने पास बुलाकर एक डिफेंस फॉर्मेशन बना लेता है पर एंजेलिका डायरेक्टली मेन स्वॉर्ड पर हमला करने जाती है और एक ही अटैक से उसे बीच में से काट देती है। ये देखकर हारुका हैरान हो जाता है। इसका लेवल तो ड्रॉप हुआ था फिर भी ये इतनी ताकतवर कैसे है। ये तो बेस्ट है यार, इसके साथ मिलकर तो मैं डंजन को आसानी से पार कर जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ 50वें फ्लोर पर हारुका के क्लास
क्लासमेट्स की हालत काफी बुरी लग रही है और कुछ स्टूडेंट्स तो इंजर्ड भी हो चुके हैं। वो सभी सोचने लगते हैं कि इस सिचुएशन में हारुका क्या करता। तो काकीजाकी और ओडा एक खतरनाक सा प्लान बनाते हैं। काकीजाकी सबसे पहले उससे लड़ने के लिए आगे चला जाता है। साइक्लोप्स भले ही स्ट्रांग हो लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज्यादा कम है, तो उसे लगता है कि वो अपनी एक्सेलरेशन स्किल से उससे बच जाएगा। जब वो उस मॉन्स्टर पर हमला करने जाता है, बाकी के स्टूडेंट्स उसे कवर फायर देते हैं और वो उसकी गर्दन काटने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो हमला करने ही वाला था, तभी साइक्लोप्स उसे पंजा मारकर नीचे पटक देता है। काकीजाकी दुखी हो जाता है कि वो उसके ऊपर एक हमला भी लैंड नहीं कर पाया, पर सारी चीजें अभी तक प्लान के अकॉर्डिंग ही जा रही है। और जब साइक्लोप्स का ध्यान काकीजाकी पर अटका हुआ है, ओडा अपनी पूरी पावर से उसके ऊपर हमला कर देता है और उसका हमला सीधा उसकी आंख पर जाकर लगता है और वो उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं। दूसरी तरफ हारुका और एंजेलिका स्टेयर से ऊपर आ रहे हैं, पर तभी वो पूरी जगह हिलने लगती है क्योंकि यहाँ पर एक डंजन स्टैम्पेड शुरू हो चुका है। वहीं डंजन के गेट पर उस मंदबुद्धि गार्ड को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। हर जगह पर लगातार मॉन्स्टर्स आते जा रहे हैं और जैसे ही वो उसे पता लगता है, वो डर के मारे सीधा गिल्ड में पहुंच जाता है। ये सुन के गिल्ड मास्टर समझ जाता है जिस बात का उन्हें डर था वही चीज हो चुकी है। उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो स्टैम्पीड को रोक सके, पर फिर भी उन्हें जी जान लगाकर लड़ना होगा। वहीं ऑफ टीयर और गैटेक हारुका के क्लासमेट्स के बारे में परेशान हो रहे हैं, जो कि अभी भी डंजन में ही है, पर इस सिचुएशन में वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। तभी गिल्ड मास्टर को याद आता है कि उसने पुरानी किसी स्क्रोल में डंजन के बारे में पढ़ा था। वो एक स्क्रोल को बाहर निकालता है और उन्हें बताता है कि डंजन्स एक लिविंग एंटिटी होती है जो कि अगर 100वें लेवल तक पहुंच जाती है तो जो भी एक्स्ट्रा मॉन्स्टर्स उनमें बनते हैं वो बाहर आने लगते हैं, और अगर वो इस चीज को रोकना चाहते हैं तो उन्हें डंजन के लोएस्ट लेवल के बॉस को हराना होगा। उसके मरने से पूरा का पूरा डंजन खत्म हो जाएगा और साथ ही स्टैम्पीड भी। लेकिन डंजन बॉस को हराना कोई छोटी बात नहीं है, और वो तो ये चीज सोच भी नहीं सकते कि कोई बॉस को हरा कर वापस से ऊपर भी आ रहा है। तो उनके पास डिफेंस के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। वो ऑफ टीयर को सभी सिविलियंस को इवैक्यूएट करने का ऑर्डर दे देता है और गैटेक से कहता है कि वो सभी एडवेंचरर्स को इकट्ठा करे, क्योंकि अगर वो मरने वाले हैं तो वो लड़ते हुए मरेंगे। वहीं दूसरी तरफ हारुका अभी भी ऊपर ही जा रहा है और इस फ्लोर पर काफी सारे ग्रिफिन्स उड़ रहे हैं, और इस बार भी वो अपने 9000 IQ का यूज करता है और लड़ने की जगह मछलियों में जहर मिला देता है, जिसके बाद जब वो सब खाते हैं वो एक एक करके मर जाते हैं। उसकी ये तरकीब काम भी कर जाती है, जिसके बाद वो अगले फ्लोर के लिए निकल जाते हैं। वहीं उसके क्लासमेट्स 54th फ्लोर पर अटके हुए हैं। वो और नीचे जा ही रहे थे, तभी उनके सामने बहुत सारे वेयरवुल्व्स आ जाते हैं। वहीं टाउन में मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते कई सारे एडवेंचरर्स घायल हो चुके हैं। उन्होंने अभी अभी मॉन्स्टर्स की फर्स्ट वेव से लड़ाई की है, पर उन्हें नहीं लगता कि वो ऐसे ज्यादा देर तक टिक पाएंगे। अगर वो जीना चाहते हैं तो उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है डंजन बॉस को हराना। और एक ही बंदा है जो इतना स्किल्ड और पागल है जो उससे जाकर लड़ेगा, और वो है हारुका। गिल्ड मास्टर डंजन में हारुका को मैसेज भिजवाना चाहता है ताकि वो उसकी मदद ले सके, पर क्योंकि सारे एडवेंचरर्स बिजी हैं, वो इस निठल्ली औरत को भेजना चाहता है। मैरियल डर के मारे मना करने लगती है, पर गिल्ड मास्टर कहता है कि हारुका तेरी जैसी सेक्सी लड़की की ज्यादा बात मानेगा, पर वो अकेली गई तो उसे डंजन के बाहर के चूहे ही मार डालेंगे। तो वो उसके साथ में ऑफ टीयर को भेज देता है। ऑफ टीयर इसके लिए मान जाता है और मैरियल को जल्दी से चलने को कहता है। वहीं मैरियल अभी भी डरी हुई है, पर जब वो देखती है कि सभी एडवेंचरर्स सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, वो भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ हारुका फ्लोर नंबर 81 पर पहुंच चुका है, जहां चारों तरफ पानी ही पानी है। तभी अचानक से पानी में से मॉन्स्टर बाहर आते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं। इस हमले के लिए वो तैयार नहीं था, जिसकी वजह से एंजेलिका को आकर उसे बचाना पड़ता है। हारुका माफी मांगता है और अपनी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। हारुका जब पानी के अंदर देखता है, उसमें बहुत सारी मछलियां थी, और अगर उन्होंने एक साथ उसके ऊपर हमला कर दिया तो वो बस मछलियों का खाना बनकर रह जाएगा। तो हारुका अपने आइस मैजिक का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से मछलियां जमकर ऊपर आने लगती हैं। और जैसे जैसे वो पानी को पार कर रहे थे, हारुतो मछलियों को जमाना जारी रखता है, पर तभी उनके सामने वहां का फ्लोर बॉस पहुंच जाता है और उनके ऊपर बड़ी सी वेव से हमला कर देता है, जिससे एंजेलिका तो बच जाती है, पर ये मंदबुद्धि की तरह बस देखता रह जाता है, जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाता है। एंजेलिका को लगता है कि अब उसे अकेले ही लड़ना पड़ेगा, लेकिन ऐन वक्त पर सर्फिंग करता हुआ हारुका बाहर आता है, जिसने अपना सर्फ बोर्ड अर्थ मैजिक से बनाया था। वो अपनी मोमेंटम का यूज करके उस फ्लोर बॉस के पास पहुंच जाता है और अपनी स्टिक से सीधा उसके सर के बीचों बीच हमला करता है, और उस बॉस को हराने के बाद वो दोनों एग्जिट तक पहुंच जाते हैं। वहीं अब हारुका को फ्लोर बॉसेस भी बड़े ही आसान लगने लगे हैं, और जहां पहले उसकी डर के मारे फटी पड़ी थी, अब वो भी इसे एंजॉय करने लगा है। इसके बाद वो ऊपर के फ्लोर पर जाना जारी रखते हैं, जिस दौरान उन्हें बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स भी मिलते हैं, जैसे रिंग ऑफ बाउंडलेस फॉर्च्यून, ब्लेस बैंगल और नेक्रोमेंसी ऑर्ब भी। इन सभी चीजों को पाकर हारुका बड़ा खुश होता है।
पर वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो इन्हें अपने पास रखे या रोकड़े के लिए बेच दे। ये सारी चीजें मेरे तो ज्यादा काम की है नहीं, मेरे पास इतना ज्यादा लक है कि मेरे पास कर्स रिमूव की कोई जरूरत भी नहीं और मुझे नेक्रोमेंसी भी नहीं करनी है। तो वो ये सारी चीजें एंजेलिका को देना चाहता है, क्योंकि भले ही ये उसकी डायरेक्टली हेल्प ना करे पर शायद ये उसके स्केलेटन और ये आर्मर के कर्स को दूर करने में काम आए। एंजेलिका उन्हें लेने से मना करती है, पर हारुका कहता है कि मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं है, और थोड़ी बहुत जबरदस्ती करने के बाद वो उन्हें एक्सेप्ट कर ही लेती है। और इस चीज की वजह से वो बहुत खुश होती है, क्योंकि पहली बार उनसे किसी ने गिफ्ट दिया था। इसके बाद वो वहां से आगे बढ़ जाता है, पर जो उसे नहीं पता था वो ये है कि उन आइटम्स की वजह से एंजेलिका के दोनों कर्स खत्म हो गए, उस आर्मर का भी और स्केलेटन वाला भी, और अब वो वापस से एक ह्यूमन बन चुकी है। पर उसे बड़े ही अजीब अजीब से इमोशंस फील हो रहे थे, तो इसीलिए इस चीज को वो हारुका से अभी छुपाने का सोचती है। दूसरी तरफ 54th फ्लोर पे हारुका के टीममेट्स ने सभी वेयरवुल्व्स को हरा दिया है। तभी उन्हें पीछे से शोर सुनाई देने लगता है। उन्हें लगता है कि फिर से वहां कोई मॉन्स्टर आने वाला है, पर वो असल में मैरियल और ऑफ्टियर होते हैं। दूसरी तरफ हारुका और एंजेलिका दोनों 74th फ्लोर तक पहुंच गए हैं, और ये वाला फ्लोर चारों तरफ लावा से भरा हुआ है। वो किसी तरह आग से गुजरते हुए वहां से जाने लगते हैं, पर बीच में हारुका का ध्यान भटक जाता है और एक पत्थर से टकराकर वो लावा में गिरने लगता है। पर इस बार भी एंजेलिका आकर उसे बचा लेती है। उसकी थकावट को देखकर एंजेलिका उसे थोड़ी देर आराम करने को कहती है। हारुका बैठकर गर्मी से छुटकारा पाने के बारे में सोचने लगता है। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो पीछे छेद में अपना मुंह डाल देता है और अपने विंड मैजिक से खुद को ठंडा करने लगता है। पर जिस होल को हारुका यूज कर रहा था वो एक और होल से कनेक्टेड है, और वो दूसरा वाला होल क्लास रैप के पास है, जो कि उस छेद में से हारुका की आवाज सुनती है। तो वो जल्दी से उस होल के पास जाकर हारुका को आवाज लगाने लगती है। उसे सुन के वो समझ जाता है कि वो वही होल है जिसमें से वो नीचे गिरा था। क्लास रैप उससे पूछती है कि क्या वो उस होल से बाहर आ सकता है, पर हारुका मना कर देता है। वो पहले ही पूरी कोशिश कर चुका है, लेकिन उसकी एयरवॉक स्किल भी ऊपर जाने के लिए काफी नहीं है। हारुका उनसे पूछता है कि क्या उनमें से किसी के पास रोप है, लेकिन कोई भी वहाँ रोप लेकर नहीं आया था। हारुका के पूछने पर क्लास रैप बताती है कि वो 54th फ्लोर पर है। हारुका कहता है कि वो तो जल्दी वहां तक पहुंच जाएगा, पर इससे पहले कि वो निकल जाता क्लास रैप उसे एक और चीज बताना चाहती है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर स्टैम्पीड के बारे में उसे बता देते हैं, और साथ ही उससे कहते हैं कि अगर वो वेव्स को रोकना चाहते हैं तो उन्हें डंजन बॉस को हराना होगा। डंजन बॉस? वो एंजेलिका की बात कर रहे हैं। मैंने तो डंजन बॉस को हरा दिया है। ये सुन के वो लोग हैरान हो जाते हैं, पर अगर ये सच होता तो स्टैम्पीड को तो रुक जाना चाहिए था। ऑफ्टियर उससे पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने उसे मार दिया है, क्योंकि जब तक वो जिंदा है स्टैम्पीड नहीं रुकेगा। अब हारुका सोच में पड़ जाता है, क्योंकि अगर उसने एंजेलिका को नहीं मारा तो टाउन पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। जब वो पहली बार उससे मिला था तब वो उसे मार सकता था, पर अब उससे पता चल चुका है कि डंजन ने उसे कई सालों से ऐसे ही बंद करके रखा था, वो उसे नहीं मार सकता। जिसके बाद हारुका उन्हें बता देता है कि उसने डंजन बॉस को नहीं मारा है और उसका कोई ऐसा इरादा भी नहीं है। वो एंजेलिका और टाउन दोनों को ही बचाना चाहता है, जिसके लिए उसके पास प्लान भी है, पर इसमें उसे एंजेलिका की मदद चाहिए होगी। क्लास रैप को समझ नहीं आता कि वो कह क्या रहा है, पर वो उसके ऊपर भरोसा करने का डिसाइड करती है, क्योंकि भले ही वो उल्टी पुल्टी हरकतें करता है लेकिन जरूरत के वक्त पर वो हमेशा ही काम आता है। जिसके बाद बाकी के लोग भी मान जाते हैं। अब मॉन्स्टर्स की सेकेंड वेव टाउन तक पहुंच चुकी है, जहां सभी एडवेंचरर्स उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर जितनी उनकी संख्या है सभी मॉन्स्टर्स को रोकना लगभग नामुमकिन है। पर फिर भी गिल्ड मास्टर सभी से कहते हैं, अपनी पूरी जान लगा दो, ये हमारा घर है और हम इन्हें इसे छीनने नहीं देंगे। वहीं दूसरी तरफ हारुका सोचता है कि टाउन को तबाह होने से पहले उन्हें वहां तक पहुंचना होगा, तो वो एंजेलिका के साथ मिलकर पूरी स्पीड में क्लाइंब करना शुरू कर देते हैं। 73rd फ्लोर पर उन्हें 2 लिजर्ड मैन मिलते हैं। हारुका उन्हें अपने आइस मैजिक से जमा देता है, जिसके बाद एंजेलिका एक स्ट्राइक में ही उन्हें खत्म कर देती है। उसका अगला फ्लोर स्कॉर्पियन से भरा हुआ था, पर वो लोग उन्हें भी हरा कर आगे बढ़ जाते हैं। अगले फ्लोर पर उन्हें एक हेलहाउंड दिखता है, जिसके ऊपर हारुका एक बदबूदार बॉम्ब फेंक देता है, और जब इससे ध्यान उसका भटका हुआ था एंजेलिका जाकर उन्हें खत्म कर देती है। उस मॉन्स्टर के खत्म होने के बाद सारी इकट्ठा की गई आइटम्स को हारुका बाहर निकालता है, इस उम्मीद में कि शायद इन सबको कंबाइन करके उनका आगे का सफर और ज्यादा तेज हो सके। पर उसे इस बात का दुख भी है कि जिस आइटम को ढूंढने वो यहाँ आया था अभी तक वो उसे नहीं मिला है। वहीं एंजेलिका परेशान लग रही थी और वो उससे थोड़ी देर आराम करने को कहती है, लेकिन हारुका कहता है कि वो अभी नहीं रुक सकता। इसके बाद वो 69th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, और इस फ्लोर का बॉस एक छोटा सा आउल है जो अपनी पावर से लोगों को सुला सकता है। तभी वो आउल उनके ऊपर अटैक कर देता है। नॉर्मली हारुका की वेलबींग स्किल इस अटैक को न्यूट्रलाइज कर देती, पर वो क्योंकि इतना ज्यादा थक चुका था वो अटैक उसे सुला देता है, और जब उसकी आंखें खुलती है एंजेलिका उसे उठाकर लेके जा रही थी और वो उससे कहती है कि वो थोड़ी देर आराम कर ले, तब तक वो उसे आगे ले जाएगी। दूसरी तरफ हारुका के क्लासमेट्स भी आगे जाने के लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी हारुका से मिल
मिल सके। लेकिन रास्ते में उनका सामना लेवल 100 स्फिंक्स से होता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर वो किसी तरह उसे घायल भी कर देते हैं तब भी उसके जख्म बड़ी ही जल्दी हील हो जाते हैं। ऑफ्टियर कहता है कि इस तरह के मॉन्स्टर किसी भी अटैक से इम्यून होते हैं। इन्हें हराने का एक ही तरीका है, पजल को सॉल्व करना। जब तक उन्हें पजल का पता नहीं लग जाता वो मॉन्स्टर बेसिकली अमर है। वहीं हारुका और एंजेलिका अब 59 फ्लोर पर आ चुके हैं। तभी उसकी परसेप्शन स्किल एक्टिवेट हो जाती है और उसे पता चलता है कि ऊपर कोई खतरा है। उसे लगता है कि जरूर उसके क्लासमेट्स खतरे में हैं और वो जल्दी से ऊपर जाने लगता है। वहीं हारुका के क्लासमेट्स सब कुछ करके थक चुके हैं लेकिन उन्हें पजल के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं लगा है। इसी दौरान वो स्फिंक्स हवा में कूद जाता है और क्लास रेप के ऊपर हमला कर देता है, पर इससे पहले कि वो नीचे चपटी हो जाती एन वक्त पर हारुका वहां पहुंच जाता है। अप्रेजल स्किल से उसे पता लग जाता है कि इसके ऊपर कोई भी अटैक काम नहीं करने वाला, पर यहाँ पर आते वक्त उसे एक स्पेशल आइटम मिला था जो कि किसी भी तरह की इम्यूनिटी को खत्म कर देता है। तो हारुका उस आइटम का यूज करके स्फिंक्स के सारे डिफेंस को डिसेबल कर देता है और इस मौके का फायदा उठाकर एंजेलिका एक ही हमले से उसके सर को काट देती है। और सारा खतरा हटने के बाद हारुका उनके सामने कूद जाता है। स्वागत नहीं करोगे हमारा? उसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि अगर वो नहीं आता तो वो अब तक पापड़ बन चुके होते। तभी क्लास रेप उससे उस लड़की के बारे में पूछती है। हारुका उसे सारी चीजें बताने ही लगता है। तभी उसके नीचे की जमीन टूट जाती है और वो फिर से नीचे जाने लगता है, पर वो पहले ही इस चीज से गुजर चुका था। तो वो टूटे हुए पत्थरों पे छलांग लगाकर वापस से ऊपर पहुंच जाता है। जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है वो कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, दोबारा से वो ट्रैप मेरे ऊपर काम नहीं करने वाला। लेकिन उसके नीचे का फ्लोर फिर से टूटने लगता है और इस बार हारुका तैयार नहीं था, पर इससे पहले कि वो 100वें फ्लोर पर फिर से पहुंच जाता क्लास रेप आकर उसे बचा लेती है, जिसके बाद वो सभी मिलकर उसे बाहर निकाल लेते हैं। पर उनके पास खुशी मनाने का ज्यादा समय नहीं होता क्योंकि मॉन्स्टर्स की अगली वेव बाहर आना शुरू हो गई है और अगर ये वेव वहां पहुंच गई तो टाउन को कोई नहीं बचा पाएगा। हारुका उससे पूछती है कि उसने कहा था कि टाउन को बचाने का उसके पास तरीका है। हाँ बिल्कुल, ये लड़की दिख रही है, यही है वो। पर इससे पहले कि वो लोग और ज्यादा जांच पड़ताल करते मैरियल कहती है कि अभी टाउन में चलते हैं और वो सभी लोग टाउन के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ बाहर अब शाम हो चुकी है और सभी एडवेंचरर्स ने मॉन्स्टर की सेकेंड वेव को भी हरा दिया है और उसी वक्त वहां पर हारुका भी पहुंच जाता है। तभी मैरियल इशारा करती है और वो लोग देखते हैं कि डंजन की तरफ से एक मॉन्स्टर का बहुत बड़ा झुंड उन्हीं की तरफ आ रहा है। उन मॉन्स्टर्स की तादाद इतनी ज्यादा है कि हारुका भी अकेला उनसे नहीं भिड़ पाएगा। उन्हें देख के गिल्ड मास्टर को जो थोड़ी बहुत भी उम्मीद थी वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। उन मॉन्स्टर्स के चलने की वजह से पूरा टाउन कांपने लगता है जैसे कि वहां भूकंप आ गया हो। मैरियल के फादर सभी लोगों को शांत कराने की कोशिश करने लगते हैं जो कि अपनी सेफ्टी के लिए वहां इकट्ठा हुए हैं। वो उनसे कहते हैं कि एडवेंचरर्स जरूर उन्हें हरा देंगे। वहीं सभी एडवेंचरर्स की फटी पड़ी है जो कि मॉन्स्टर से घेर चुके हैं, पर हारुका बस शांति से एंजेलिका को देखता है और उससे कहता है कि जो उन्होंने डिस्कस किया था वो करने का समय आ चुका है। तो एंजेलिका वहां से आगे बढ़ती है और अपनी स्वॉर्ड निकालकर जमीन में घुसा देती है और उसके चारों तरफ से एनर्जी बाहर आने लगती है। हारुका उन सभी को बताता है कि भले ही एंजेलिका वैसी ना हो जैसी उसे मिली थी लेकिन वो अभी भी डंजन एम्परर है, यानी उसके पास सभी डंजन मॉन्स्टर्स को खत्म करने की ताकत है। और हम देखते हैं कि एक एक करके सभी मॉन्स्टर्स खत्म होते जाते हैं और थोड़ी देर में ही वो हजारों की भीड़ बिल्कुल ही साफ हो जाती है। जिसके बाद हारुका एंजेलिका के पास जाता है और दोनों सेलिब्रेट करते हैं। वहीं पीछे खड़े सभी लोगों का दिमाग खराब हो रखा है, उन्हें समझ नहीं आता कि वो ये चमत्कार कैसे कर सकता है। नहीं मैंने कुछ नहीं किया है, ये सारा तो एंजेलिका का काम है। ओडा अपना डांट वाला दिमाग दौड़ाता है और समझ जाता है कि एंजेलिका डंजन की एम्परर होगी। ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या वो एक मॉन्स्टर है। अरे नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसके बारे में फिक्र मत करो, हमने साथ में बहुत सारा समय बिताया है और ये बहुत अच्छी है। वो सभी कहते हैं कि अगर तुम कहते हो तो हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। तभी ओडा उससे पूछता है कि डंजन एम्परर तो सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं, डंजन किंग से भी ज्यादा, और सभी डंजन के मॉन्स्टर्स उसे ही सर्व करते हैं। तुमने बिल्कुल सही समझा, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसका लेवल रीसेट होने के बावजूद भी उसकी एबिलिटीज बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड है और वो ताकतवर मॉन्स्टर्स को चुटकियों में हरा सकती है और वो अपनी इसी ताकत का यूज करके मॉन्स्टर्स को कमांड कर सकती है। पर उसकी ये ताकत अपने ही डंजन के मॉन्स्टर्स पर काम करती है और उसके लिए उसे उनके पास होना होगा। एक लड़की उससे पूछती है कि जो मॉन्स्टर्स गायब हुए वो कहाँ चले गए। हारुका कहता है कि एंजेलिका ने उन्हें ऑर्डर दिया है कि वो डंजन में वापस जाकर आराम करें और इस टाउन पर अब कोई खतरा नहीं है। ये सुन के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन हारुका के दिमाग की बत्ती जलती है उन इक्विपमेंट्स को यूज करने के लिए जो वो डंजन से लेकर आया था और वो क्लास रेप से सभी क्लासमेट्स को बुलाने को कहता है। जब वो लोग वहां आते हैं उनके सामने बहुत सारे आर्मर्स, शील्ड और तलवारें पड़ी थी। वो सारे आइटम्स बहुत रेयर और वैल्यूएबल हैं। सुनो, ये है स्पेशल सेल, तुम
तुम जो चाहे वो खरीद सकते हो, पर तुम्हें पैसे भी देने होंगे। ये सुनते ही लड़के और लड़कियां बेस्ट आइटम्स को चुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर सेल शुरू होते ही लड़कियां हावी हो जाती हैं। भला खरीदारी में लड़के लड़कियों से आगे कैसे हो सकते हैं, और वो सेल ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जंग का मैदान बन चुकी हो। इसकी वजह से सारे लड़कों की फटी पड़ी है और वो डर के मारे साइड में आ चुके हैं। हारुका को उनके लिए बुरा लगने लगता है, तो वो बाकी के बचे हुए आइटम्स निकालता है और कहता है कि वो चाहे तो इनमें से ले सकते हैं। और जब वहाँ की तबाही शांत होती है, सभी लोग अपनी खरीदारी से बड़े खुश थे, और हारुका भी, क्योंकि ये नया गियर उसके दोस्तों को सुरक्षित रखेगा। और अब बस एक ही चीज बची है, मैं एंजेलिका का क्या करूं? इतने समय तक डंजन में रहने की वजह से वो सोशलाइज करना तो भूल ही गई होगी। ओडा एक लड़की से बात कर रहा था और कहता है कि हारुका कितना अच्छा है, उसने डंजन की रेयर आइटम्स भी हमें दे दी। वहीं लड़की कहती है कि वो तो है, पर उसने पैसे भी बहुत कमाए हैं। दूसरी तरफ हारुका अपने रूम में पैसों में अंधा हो चुका है। तभी वहाँ पे क्लास रैप पहुंच जाती है और वो हड़बड़ाहट में सारे पैसों को छुपाता है। क्लास रैप उससे एंजेलिका को इंट्रोड्यूस कराने को कहती है और सारी बातें पता लगने के बाद वो हारुका से पूछती है कि डंजन एम्परर उसके कंट्रोल में कैसे आई। लेकिन हारुका हिचकिचाने लगता है और जैसे ही वो बताता है कि उसने अपनी सब्जुगेशन स्किल का यूज किया था, वो उसके ऊपर भड़क जाती है। वो उससे पूछती है कि उसने डंजन एम्परर को क्यों सब्जुगेट कर दिया। हारुका कहता है कि पता नहीं। ये देख के कि हारुका कोई जवाब नहीं दे रहा, क्लास रैप एंजेलिका को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम एंजेलिका को लड़कियों के रूम में देखते हैं, जहाँ सारी लड़कियां उसके सामने ही बैठी थी। जहाँ लड़कियों के सवाल पूछने पर उन्हें पता लगता है कि वो एक लड़की है और उसकी उम्र 17 साल है। ये सुन के वो बड़ी एक्साइटेड हो जाती है कि एंजेलिका उनकी ही उम्र की है। वहीं क्लास रैप याद करती है कि वो कई सालों तक डंजन में कैद थी, जिसके बाद हारुका ने उसे बचा लिया। ऐसे में हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। जिसके बाद वो सभी साथ में नहाने के लिए पहुंच जाती हैं और एंजेलिका का आर्मर उतारने में क्लास रैप उसकी मदद करने जाती है। लेकिन उसके पैर देखते ही वो सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो सेक्सी सी टांगे थी भयानक सी हड्डियों की जगह। फिर उन्हें लगता है कि शायद इसके पैर ही वैसे होंगे, पर जैसे जैसे वो उसके आर्मर को उतारते रहते हैं, वो देखते हैं कि वो कोई स्केलेटन नहीं बल्कि एक जीती जागती लड़की है। वहीं दूसरी तरफ हारुका अपने रूम में आराम कर रहा है। यार मुझे फेरोमोन रिंग मिली ही नहीं, पर मैं एक ही बार 6 लेवल ऊपर चला गया। ऊपर से कई सारी स्किल्स भी पावर अप हो गई। ये ट्रांसफर स्किल काम की लगती है, इसे बाद में ट्राई करूंगा। मैं स्टैम्पीड को अपने दोस्तों और एंजेलिका की मदद से ही रोक पाया। अगर वो ना होती तो मैं कुछ ना कर पाता। अगर मुझे अकेले रहना है तो मुझे अपनी ताकत को बढ़ाना ही होगा। अब वापस जंगलों में जाने का समय आ चुका है। अगली सुबह हारुका क्लास रैप से मिलने आता है। वहीं क्लास रैप रात के इंसिडेंट के बारे में सोचने लगती है। लगता है हारुका अभी भी उसके बारे में नहीं जानता। क्लास रैप, मैं सोच रहा था अब मुझे जंगल में जाना चाहिए। हाँ तुम जा सकते हो, अगर तुम जल्द ही वापस आते हो तो। ये सुन के हारुका खुश हो जाता है। तभी वो एंजेलिका को देखता है। मैं इसे यहाँ पर नहीं छोड़ सकता, इतने लोगों के बीच ये कैसे रहेगी। तो वो उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ जाना चाहेगी, जिस पे एंजेलिका हाँ कहती है और वो दोनों ही वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन ये सुन के क्लास रैप हैरान हो जाती है। क्या ये दोनों जंगल में जा रहे हैं, वो भी अकेले, साथ में रहेंगे ये? उसे फिर तो उसकी सच्चाई के बारे में पता लग जाएगा। वो जा ही रहे थे, तभी क्लास रैप उन्हें रोक देती है। लेकिन फिर वो सोचती है कि भला वो क्यों परेशान हो रही है और अपनी फीलिंग्स को दबाकर उससे कहती है कि वो लड़की का ध्यान रखे। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और क्लास रैप सोचती है कि शायद इसे ऐसा ही होना चाहिए। इसके बाद वो जंगलों में पहुंच जाते हैं, जहाँ वो अपने घर तक जाने के लिए रेस लगाना चाहता है और अपनी नई शिफ्ट स्किल को भी टेस्ट करना चाहता है। वो अपनी शिफ्ट स्किल का यूज करके काफी तेजी से आगे बढ़ जाता है, लेकिन अभी तक वो उसे कंट्रोल करना नहीं सीखा था, जिसकी वजह से वो एक ऊंची जगह से नीचे गिरने लगता है। पर अपनी एयरवॉक स्किल का यूज करके वो बिना चोट खाए लैंड कर जाता है। जिसके बाद वहाँ पर एंजेलिका आती है। एंजेलिका संभल कर पैर रखना, वो मशरूम्स स्लिपरी हैं। लेकिन तभी एंजेलिका का पैर फिसल जाता है और वो सीधा उसी के ऊपर गिरती है, पर हारुका उसे कैच कर लेता है। एक सेकंड, तुम एक स्केलेटन के लिए थोड़ी ज्यादा भारी नहीं हो? ये सुन के वो शर्मा जाती है। घर पहुंचने के बाद हारुका इतने दिनों बाद अपने घर में नहा रहा था। घर में नहाने का मजा ही अलग है रे बाबा, क्या सुकून मिल रहा है, क्या बताऊं मैं। ओए एंजेलिका, मेरे साथ नहाएगी? कुछ नहीं, मजाक कर रहा हूँ। वो एक स्केलेटन है, पर है तो लड़की, क्या ही बोलता रहता हूँ मैं। तभी वहाँ पर एंजेलिका पहुंच जाती है। यहाँ एक लड़की क्या कर रही है और इसने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? मेरा प्यारा स्केलेटन कहाँ गया? एक सेकंड, क्या तुम एंजेलिका हो? एंजेलिका हाँ कहती है और हारुका की शर्म के मारे सीटी बज जाती है और वो कहता है कि हमें बात करनी चाहिए। इसके बाद वो दोनों बेड पे बैठे थे और हारुका सोच रहा था यार ये कितना शर्माती है, मैं भी नर्वस हो रहा हूँ इसकी वजह से। क्या तुम बोल सकती हो? पर वो स्केलेटन इतने समय के लिए थी कि वो भी बातचीत नहीं कर पा रही थी, तो वो इशारों से ही हारुका को सारी चीजें समझा देती है। लाइफ खत्म होने के बाद डंजन एम्परर सिर्फ एक स्केलेटन था जो कि अपनी स्पिरिट की मदद से ही इधर उधर मूव करता था, पर जब उसने वो आर्मर
आर्मर पहना अपने कर्स को एक्टिवेट करने के लिए उसने एंजेलिका की सारी बॉडी को फिर से बना दिया, जिसके बाद ब्लेस्ड बैंगल्स ने आर्मर के कर्स को दूर कर दिया, यानी वो उसके अंदर फंसी नहीं रहेगी। इसके बाद नेक्रोमेंसी जूल ने, जो कि डेथ और लाइफ के ऊपर कमांड करता है, और रिंग ऑफ फॉर्च्यून जिसकी वजह से उसका लक बढ़ गया, उसकी खोई हुई लाइफ फोर्स भी वापस आ गई और इस तरह से वो वापस जिंदा हो पाई। हारुका हैरान हो जाता है कि जाने अनजाने में उसने ही उसे वापस से जिंदा किया था और वो उसकी मदद इसलिए कर रही थी क्योंकि वो उसे थैंक यू कहना चाहती है। पर हारुका सोचता है कि वो उसकी फ्रीडम ऐसे नहीं छीन सकता। तुम अब वापस से जिंदा हो चुकी हो तो तुम्हारा जो भी मन चाहे वो तुम कर सकती हो। तुम्हें मजबूरी में मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन एंजेलिका मना कर देती है और उसके गले लग जाती है। हारुका समझ जाता है कि वो इतने समय से अकेली रही थी कि अब वो किसी के साथ रहना चाहती है। तो हारुका दोबारा उसे जाने को नहीं कहता। हारुका उसके चेहरे पर स्माइल देखना चाहता है तो वो उसे अपनी मजेदार सी कहानियां सुनाने लगता है। और जब वो उसे कहानियां सुना रही थी वो कई सालों में पहली बार स्माइल करती है। मैंने पहली बार उसे स्माइल करते हुए देखा, उसके ही जैसे एक और लोनर की कहानियां सुनते हुए। इसके बाद 10 दिन बीत जाते हैं और हारुका अपनी नई स्किल को एंजेलिका के साथ टेस्ट करना चाहता है क्योंकि एंजेलिका अब डार्कनेस से फ्री हो चुकी है। पहले के मुकाबले उसकी स्पीड कहीं ज्यादा होगी तो वो उसे स्पारिंग के लिए बुला लेता है। मैच शुरू होते ही एंजेलिका पूरी स्पीड से उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन हारुका लगातार उसके 3 अटैक्स को डॉज कर लेता है और ये सब कुछ वो अपनी शिफ्ट स्किल का यूज करके कर रहा था। वो मन में सोचता है मेरे लेवल और मेरे स्टैट्स दोनों ही कम है और यहाँ आते वक्त मुझे सारे घटिया वेपन्स और स्किल्स मिले, लेकिन मैं ताकतवर बन के रहूंगा। और वो पूरे जोश में एंजेलिका के ऊपर हमला करने जाता है। वो उसके अटैक को ब्लॉक भी कर देता है पर अगला हमला सीधा उसके टकले पर होता है और वो उससे कहता है कि एक दिन वो उससे ज्यादा ताकतवर बन के रहेगा। पर प्रैक्टिस करते करते अब उसे भूख लग गई है तो वो इलेक्ट्रिक स्किल का यूज करके सबसे पहले मछलियां पकड़ता है, पर अब वो ग्रिल करके खा खा के पक चुका है तो इसलिए वो उन्हें हॉट पॉट में डालना चाहता है। पर एंजेलिका को नहीं पता था कि ये हॉट पॉट होता क्या है। जिसके बाद वो दोनों साथ में मिलकर खाना बनाने लगते हैं, लेकिन फिश को काटने में एंजेलिका बहुत घबरा रही थी तो हारुका उसका हाथ पकड़ के उसे मछली काटना सिखाने लगता है। जिसके बाद जब उनका खाना बनाना खत्म होता है, डिश जितना उसने सोचा था उससे भी अच्छी दिख रही थी और स्वाद उसे इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि वो 3 महीने का प्रेग्नेंट हो जाता है। तभी एंजेलिका उसे खींचकर कमरे के अंदर ले जाती है और शर्माते हुए अपने ही बगल में बैठने को कहती है। हारुका कंफ्यूज होने लगता है कि यहाँ हो क्या रहा है, ये क्या कर रही हो, ये क्या मसाज है। जिस पे एंजेलिका हाँ बोलती है। उसने उसकी इतनी ज्यादा मदद की है तो एंजेलिका थैंक यू के तौर पर उसकी मसाज करना चाहती है, लेकिन मसाज करने में वो जमी गधी है और जहाँ जहाँ थकावट होती है उस जगह को छोड़कर वो हर जगह कर रही थी। पर हारुका उसे ये बताकर उसका दिल नहीं दुखाना चाहता और अपने शरीर में पहले से भी ज्यादा दर्द लेकर वो कहता है कि अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। लेकिन एंजेलिका और भी कुछ करना चाहती थी तो हारुका उसे अपने साथ चलने को कहता है और वो दोनों बाहर आकर एक बेंच पर बैठ जाते हैं, जहाँ वो शर्माते हुए बेंच के सीधा एंड में बैठती है। हारुका उसकी तारीफ करता है और कहता है कि उसने आज बहुत अच्छा काम किया, लेकिन तभी अचानक से वो उठ के खड़ी हो जाती है। वो उससे कुछ कहना चाहती है लेकिन पूरी कोशिश करने पर भी उसके मुंह से कोई शब्द बाहर नहीं आता। हारुका उससे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम जल्द ही फिर से बोलने भी लगोगी और वो उसे कल टाउन में ले जाना चाहता है। अगले दिन जब वो टाउन में जा रहे थे वहाँ बारिश शुरू हो जाती है तो हारुका उसका हाथ पकड़कर दौड़ता हुआ टाउन की तरफ जाने लगता है। जिसके बाद वो दोनों क्लासमेट्स के पास पहुंच जाते हैं जो कि उन्हें देखकर बहुत खुश थे, लेकिन तभी वो उन्हें देखकर चिढ़ाने लगते हैं। हारुका पूछता है कि क्या हुआ, देखो जरा तुम दोनों को, हाथों में हाथ चल रहा है तुम्हारे तो। ये सुनते ही वो दोनों शर्मा जाते हैं। जिसके बाद सारी लड़कियां एंजेलिका को घेर लेती हैं और उससे बातें करना शुरू कर देती हैं। जिसके बाद वो एंजेलिका से मिलने जाती है। अरे हारुतो, साले यहाँ हाथों में तेरा हाथ हो मेरा हाथ हो चल रहा है और खुद को तू लोनर कहता है। जिसके बाद बाकी के लड़के भी उसे घेर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि उन दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है। पर हारुका के गुस्सा होते ही वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। तभी उसके पास एंजेलिका आती है पर हारुका उससे कहता है कि मेरे बारे में फिक्र मत करो, तुम उनसे जाके और ज्यादा बात कर सकती हो, मैं टहल कर आता हूँ। लेकिन तभी एंजेलिका हल्की आवाज में उसे रुकने को कहती है। जब से वो डंजन से बाहर आई थी ये उसके पहले शब्द हैं जो सुन के हारुका शॉक हो जाता है। जिसके बाद वो टूटे फूटे शब्दों में उसे थैंक यू बोलती है और वापस से उन लड़कियों के पास चली जाती है। और यहीं पे ये वीडियो समाप्त होती है। और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।